नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हो? आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं रिजवान और फिलहाल आप है प्रज्ञान क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो ये अपने राजस्थान के ध्यान रखना कौन से भाग में, उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी राजस्थान के जिला कौन सा नेर है? बीकानेर। जैसा कि आप लोग हर दिन देखते हो कि 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये तो है अक्षांश स्थिति पूरे राजस्थान की। इधर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर इधर 78 डिग्री 17 मिनट, ये है पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश या देशांतर स्थिति ये है अपने राजस्थान की। बात करें केवल बीकानेर की, तो बीकानेर मित्रों आएगा राजस्थान के कौन से? उत्तरी राजस्थान में। बिल्कुल, इसे जांगल प्रदेश भी कहते हैं, इसे ऊंटों का राज्य भी कहा जाता है, इसे ऊन नगरी भी कहा जाता है। तो सारी चर्चा करूंगा मैं मित्रों। सबसे पहले अपन देखें ना, तो मित्रों ध्यान रखना, बीकानेर वो जिला है जिसकी राजस्थान में, ध्यान रखना, इनकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है मित्रों कौन से स्थान के साथ है? पाकिस्तान। तो ध्यान रखना, इधर आ जाएगा कौन सा स्थान है? पाकिस्तान। तो ध्यान रखें, सबसे पहले तो बीकानेर की कोई अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है। बीकानेर की सीमा किसी राज्य के साथ नहीं लगेगी, लेकिन ध्यान रखना बीकानेर की सीमा लगेगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगी पाकिस्तान के साथ। और ध्यान रखना, पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरुआत होती है बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक है। और इन जिलों में ध्यान रखना जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है बीकानेर की, और वो है मित्रों ध्यान रखना मात्र 168 किलोमीटर। तो फिर से कह रहा हूं, राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे कहते हो पाकिस्तान के साथ, इसे भाई सीमा रेखा का नाम आप भली भांति जानते हैं, रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ नामक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, ये मित्रों ध्यान 168 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान और बीकानेर के बीच में। तो सबसे कम ही बीकानेर की है। अब बात करें जिलों की, तो ध्यान रखना बीकानेर के उत्तर में 2 जिले हैं, एक तो आएगा श्रीगंगानगर, दूसरा आएगा हनुमानगढ़। इधर आ जाएगा पूर्व में कौन सा? चूरू। इधर नीचे आ जाएगा साहब नागौर। इधर आएगा साहब ध्यान रखना अपना जोधपुर। और इधर आएगा कौन सा मेरे? जैसलमेर। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सबसे पहला जिला हो गया श्रीगंगानगर, दूसरी सीमा लगी हनुमानगढ़ से, तीसरी लगी है चूरू से, चौथी लग रही है साहब नागौर से, पांचवी लग रही है अपने जोधपुर से, और छठी लग रही है किससे? जैसलमेर। यानी बीकानेर की कह सकते हो साहब 6 जिलों से सीमा लग रही है। संख्या फिर से बता रहा हूं, इसी बीकानेर की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है पाकिस्तान के साथ। पूछ ले साहब सीमा का नाम, तो रेड क्लिफ बता देना कितने है? 168 किलोमीटर लग रही है। राजस्थान में पूछे साहब कितने जिलों से, तो जिले कितने बताओगे? 6। और ध्यान रखना 6 में इधर सबसे टॉप में कौन सा? श्रीगंगानगर, इधर हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर। और आपको ध्यान होना चाहिए बीकानेर केवल जिला भी नहीं, ध्यान रखना बीकानेर संभाग मुख्यालय भी है। कौन सा मुख्यालय है? और इसी बीकानेर संभाग में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ध्यान रखना ये आएगा अपने कौन से क्षेत्र में? बीकानेर। तो बीकानेर से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये संभाग कौन सा हो जाएगा मित्रों? बीकानेर संभाग। बिल्कुल, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य जिला भी कह सकते हो। तो ये तो स्थिति होगी अपने भाई अंतर जितने भी जिलों की सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब बात करें केवल बीकानेर की ना, तो 27 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 29 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इधर देशांतर की बात करें ना, तो 71 डिग्री 54 मिनट पूरी देशांतर से लेकर 74 डिग्री 12 मिनट पूरी देशांतर है। तो ये स्थिति है मित्रों कौन से नेर की? बीकानेर की। बड़े गौर से सुनना, इसी बीकानेर, वैसे एक बात और नोट करना, इधर मैंने कहा था ना बीकानेर की सीमा लग रही है पाकिस्तान से। और ध्यान रखना पाकिस्तान से सीमा लग तो रही है, लेकिन सीमा लग रही है ना, वो किसकी लग रही है? खाजूवाला और कोलायत की लग रही है। बीकानेर जो मुख्यालय है ना, मुख्यालय ध्यान रखना इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बहुत दूर है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में शुरुआत होती है बाड़मेर और अंत में कौन सा? भाई गंगानगर तक। तो बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक ध्यान रखना सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी किससे? बीकानेर के साथ लग रही है 168 किलोमीटर। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कह सकते हो साहब जो जिस जिले का सर्वाधिक दूरी पर मुख्यालय है ना, वो ध्यान रखना मुख्यालय कौन से नेर का? बीकानेर। कारण क्या? मुख्यालय बीकानेर का ध्यान रखना इससे बहुत दूर है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी बीकानेर जिले का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता नहीं है, यानी मुख्यालय बहुत दूर है। बाकी ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, तो बताओ साहब रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा से कौन से जिले का मुख्यालय सर्वाधिक दूरी पर है? तो सर्वाधिक दूरी कौन सी नेर बताओगे? बीकानेर। बड़े बड़े अपन देख सकते हैं, विधानसभाओं के नाम देख सकते हैं, लूणकरणसर है, छत्रगढ़ है, खाजूवाला है, पुंगल है, कोलायत है, नौका है और डूंगरगढ़ है।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ना, आप लगभग संख्या कितनी देख रहे हो, 7, तो 7 विधानसभा क्षेत्र है साहब, है ना। और मित्रों ध्यान रखना, ये जो लूणकरणसर है ना, ये लूणकरणसर ध्यान रखना मूंगफली के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए ध्यान रखना इसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। राजस्थान का, तो राजस्थान का राजकोट कौन सा सर है, लूणकरणसर है। और ध्यान रखना लूणकरणसर कह सकते हो साहब बीकानेर की कौन सी सभा है, विधानसभा है। और यहाँ लूणकरणसर प्रसिद्ध हुआ, याद करो साहब, लूणकरणसर खारे पानी की झील। और उत्तरी राजस्थान में सर्वाधिक या फिर सबसे बड़ी कह सकते हो साहब खारे पानी की झील कौन सी सर है, लूणकरणसर है। और बाकी जितने भी स्थान है सबकी चर्चा करेंगे। नौका याद करो ऊन मंडी के लिए प्रसिद्ध है। नौका को ध्यान रखना, समूचे एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ बनी है, नौका में बनी है। कोलायत है, कोलायत याद करो साहब अपने कौन सी मुनि के लिए प्रसिद्ध हुआ है, कपिल मुनि के लिए प्रसिद्ध हुआ है ना। और पुगल प्रसिद्ध हुआ, याद करो कई बार आप भाई कहानी सुनते हो ढोला मारू वाली, याद आया होगा कहेंगे, है ना। तो मित्रों सारे स्थान है ना वो बहुत प्रसिद्ध है। तो आज अपन चर्चा करेंगे बीकानेर। क्षेत्रफल की बात करें तो 27,244 वर्ग किलोमीटर है। इसीलिए कहा जाता है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बीकानेर। जनसंख्या क्षेत्रफल से भी कम है, ध्यान रखना 23,63,937। अब तक आप जो भी जिले देख रहे थे ना उसमें था क्या कि साहब क्षेत्रफल कम है जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन यहाँ उदाहरण देखना साहब, क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर। और ध्यान रखना यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 23,63,937। अब हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ, बात एक डेटा की कर रहा हूं, है ना, तुलनात्मक दृष्टि से बात कर रहा हूं, इसीलिए ध्यान। वैसे अब तक हम जितने भी जो अपने भाई जिले दर्शन जो जिले देखे ना उसमें सबसे कम घनत्व हमने देखा था कि इसका बाड़मेर का होता 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ तो ध्यान मात्र 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे होता है साहब, जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल बड़ा कौन से नेर का है, बीकानेर का। हाँ जी, उसी प्रकार ध्यान रखना, इसी जो बीकानेर की बात करें तो ध्यान रखना इस बीकानेर को पुराने जमाने में राती घाटी नाम से भी जाना जाता था। इसे ध्यान रखना ऊंटों वाला राज्य भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना ऊन का घर भी कहा जाता है। और सबसे प्राचीन नाम था भली भांति समझते हो और आपने सुन रखा है, और वो नाम है मित्रों कौन सा प्रदेश है, जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश बोलिए, राती घाटी बोलिए, और चाहे भाई ऊन का घर बोलिए, और चाहे माँ करणी की नगरी बोलिए, माँ करणी की नगरी। और नगरी कौन सा है, बीकानेर। बीकानेर की थोड़ी ऐतिहासिक बात चर्चा कर लेते हैं मित्रों, ध्यान रखना इसी बीकानेर, वास्तव में बीकानेर नाम का पहले कोई राज्य, कोई जिला, कोई जमीन जगह कुछ थी नहीं। इसका प्राचीन नाम पूछे तो मित्रों बताना जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, इसी जांगल प्रदेश से पहली बार मारवाड़ में राव जोधा का 5 और सबसे छोटा पुत्र गया था मित्रों, नाम था राव बीका। राव जोधा का पुत्र कौन था, राव बीका। वहां जांगल प्रदेश में एक स्थानीय नेता था मित्रों, नाम था नेरा जाट। कौन सा जाट था, नेरा जाट। और कहते हैं साहब ये गोदारा शाखा का जाट था नेरा। अब कहते हैं साहब बीका राठौड़ और नेरा जाट दोनों ने मिलकर एक नगर को बसाया। उस नगर का नाम है मित्रों कौन सा नेर है, बीकानेर। और बीकानेर जो वंश राज करे उस वंश का नाम है मित्रों ध्यान राठौड़ वंश। कौन सा वंश है, विशेष और वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, बीकानेर के राठौड़ वंश यानी इस राजवंश जितने भी जो राजा लोग बनते थे ना उनके कहते हैं साहब जो राज्याभिषेक करते थे ना वो करते थे कहते हैं साहब गोदारा शाखा के जाट। कौन सा का है, तो गोदारा शाखा के जाट थे ना वो राज्याभिषेक करते थे साहब, कहते हैं बीकानेर के राठौड़ों का। कारण क्या, कहते हैं साहब नेरा गोदारा नामक है उसी कैसे तो साहब जाट नेता के सहयोग से उस बीकानेर जांगल प्रदेश को कौन सा नेर बसाया था, बीकानेर। प्यारे परीक्षार्थियों ये बार और दूसरे और तीसरे एग्जाम में बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मतलब किसी एक का नहीं, बार या राजस्थान के इन जो भाई ये वर्तमान जो नगर है ना इन नगरों के प्राचीन नाम पूछे जा रहे हैं। फिलहाल ही आपको 2019 से परीक्षा पूछा था कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था, तो बताना पड़ा साहब जांगल प्रदेश था। तो जांगल प्रदेश बीकानेर बना कैसे, बीका राठौड़ और नेरा जाट से मिलकर। और मित्रों ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी आका तीज के दिन। कौन सी तीज है, और इसी आका तीज के दिन ध्यान रखना यहाँ पर पतंग महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव है, वैसे ध्यान रखना प्यारे परीक्षार्थियों समूचे राजस्थान में पतंग महोत्सव मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। पतंगे सर्वाधिक उड़ाई जाती है मकर संक्रांति के दिन। लेकिन यहाँ की विशेषता है कैसा कहते हैं साहब बीकानेर स्थापना दिवस के दिन ही, आका तीज के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, अबूझ सावे के दिन या फिर कहते हो अक्षय तृतीया के दिन पतंग महोत्सव मनाते हो केवल कौन से नेर में, बीकानेर। कारण की स्थापना हुई थी आका तीज को और सन पूछे तो मित्रों सन बताना 1488 ईस्वी को।
1488। तो ध्यान रखना 1488 ईस्वी में अपने राजस्थान में एक नगर, एक रियासत की स्थापना हुई। उस रियासत का नाम कौन सी है? बीकानेर। और बीकानेर कहते हैं साहब वर्तमान राजस्थान राज्य में, बड़े गौर सुना, वर्तमान राजस्थान राज्य में कहते हैं साहब बीकानेर का एकीकरण हुआ था 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। तो स्टेप बाय स्टेप सुनना। बीकानेर नई रियासत बनी थी 1488 में। बीकानेर वर्तमान राजस्थान राज्य में सम्मिलित हुआ था 30 मार्च 1949 को। लेकिन प्यारे परीक्षार्थियों ध्यान रखना, बात आ जाए, ये तो बात कर रहा हूं राजस्थान की, लेकिन ध्यान रखना हिंदुस्तान आजादी से पहले माउंटबेटन योजना के तहत जब एक पत्र जारी किया था भारत विलय पत्र पर, तो ध्यान रखना राजस्थान की बीकानेर रियासत के शासक शार्दुल सिंह ने प्रथम बार भारत विलय पत्र पर क्या कहते हैं? हस्ताक्षर। और वो हस्ताक्षर हुए थे मित्रों, ध्यान रखना 7 अगस्त, कौन सी है? 7 अगस्त 1947। मैं कम बातें लिखूंगा, ज्यादा बातें बताऊंगा, तो गौर से सुनते जाओ। मैं साथ ही साथ प्यारे परीक्षार्थियों में फिर से बोल रहा हूं, भारत एकीकरण बात कर रहा हूं मैं भाई, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण की। या राजस्थान एकीकरण के समय तो भाई बीकानेर आया था चौथे चरण में, यानी 30 मार्च 1949 को। लेकिन ध्यान रखना इसे भारत में मिलाने के लिए, यानी पहली बार जिस रियासत हस्ताक्षर किया वो रियासत कौन सी थी? बीकानेर। और 7 अगस्त 1947 को भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर के अंतिम महाराजा कैसे तो नाम कौन सा सिंह है? शार्दुल सिंह है। अंतिम नाम क्यों ले रहा हूं? कि शार्दुल सिंह के समय राजतंत्र समाप्त हो गया और लागू हो गया कौन सा तंत्र है? लोकतंत्र है। तो प्यारे परीक्षार्थियों, यानी रियासत कब बनी और भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए, राजस्थान एकीकरण में कब आए? अब बात करते हैं अपन वर्तमान बीकानेर की। वर्तमान बीकानेर की बात करें ना, तो मित्रों ध्यान, बीकानेर का जो लिंगानुपात है ना, वो लिंगानुपात है मित्रों ध्यान 905, यानी 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी है? 905। जनसंख्या घनत्व पूछे तो 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये घनत्व बताया जाता बीकानेर। साक्षरता दर पूछे तो ध्यान 65.1% है, 65.1% है। विधानसभा क्षेत्र पूछे तो कितने? 7। और तहसीलों की संख्या पूछे तो कितनी है? 9। तो 9 तो है तहसीलें और 2 है बताई जाती उप तहसीलें। 2 कैसी है? उप तहसील। तो यूं ध्यान रखना, वैसे कैसे उप विभाग कितने हो जाएंगे मित्रों? वैसे उपखंड पूछे तो उपखंड भी 9 ही बताने। उपखंड कितने हैं? उपखंड 9 है। लेकिन ध्यान रखना तहसीलें 9 है और उप तहसील कितनी है? 2। तो उप तहसील और सही तहसील पूछे तो बताना है 11। बड़े गौर से सुनना, उप तहसील 7 में देकर पूछे तो बताना है 11। बाकी तो ध्यान रखना तहसीलें कितनी है? 9 तहसीलें, उपखंड भी 9 है। और ध्यान रखना इसी बीकानेर में लगभग कहते हैं साहब 189 गांव है। लेकिन गांवों का आप ऑथेंटिक डेटा यूं नहीं जान सकते कि साहब हर बार नहीं भाई, जब भी कोई इलेक्शन होता है ना, तो हर इलेक्शन में ध्यान रखना सामान्यकरण के तहत कुछ गांवों की संख्या बढ़ती जाती है ना। आप देखते हो साहब भाई, हर वर्ष आप देखते हो आप अपने गांव के आसपास भी कि बड़ा जब गांव होता है उस गांव के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और 2 ग्राम पंचायत बना दी जाती है। तो जो अंतिम जो डेटा देना वहां तक तो 189 थे, लेकिन हो सकता है साहब आगे इसमें परिवर्तन भी हो जाएगा। तो ये गांव वाले डेटा अपने को थोड़े ध्यान कम रखना है। बाकी ये जितने भी डेटा है सारे फिक्स है। और ध्यान रखना ये सारे डेटा है 2011 की जनगणना के मुताबिक। 2021 के जो भी आंकड़े आप देख रहे हो ना, ये केवल ध्यान रखना फेंकालोजी वाले आंकड़े हैं, केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने वाले आंकड़े हैं। तो किसी प्रकार के आप भ्रम में ना रहे। तो ध्यान रखना अब तक जो अंतिम आंकड़े जो जारी हुए ना 2011 वाले ही हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, अनुसूचित जनजाति 0.4 नहीं 0.3 है, मैं बताऊंगा वैसे, है ना, आगे देखते जाओ। अब इसी बीकानेर में जाते हो ना, तो सबसे पहले ध्यान रखना वहां का किला याद आता मित्रों। कौन सा किला? जूनागढ़ किला। इसी जूनागढ़ किले में लाल पत्थर लगे हैं और लाल पत्थर को तो कहा जाता है गांव में राता, इसीलिए इसका नाम राती घाटी हुआ था। कौन सी घाटी? ये कहते हैं साहब एक तरह का स्थल दुर्ग है, जमीन पर बना हुआ है और जमीन पर ऐसे बना हुआ जिससे इसका ध्यान रखना दूसरा नाम जमीन का जेवर भी हो गया है। जमीन का जेवर भी कहते हैं। ये ऐसा दुर्ग है जिस दुर्ग के चारों ओर मिट्टी भी है, इसलिए इसकी ध्यान रखना श्रेणी कैसी है? दानवन है। लेकिन कहते हैं साहब धरातल पर बने होने की वजह से इसका दूसरा नाम स्थल दुर्ग भी है। तो स्थल दुर्ग भी है, लेकिन कहते हैं साहब इस यहाँ देखना इस दुर्ग के चारों तरफ कहते हैं साहब खाई भी कर रखी, तो कहीं की इसकी श्रेणी पारिख भी बताई जा सकती है ना। तो मित्रों खाई भी है, साथ में कह सकते हो साहब खाई के साथ ही साथ में स्थल भी है, दानवन दुर्ग भी कहते हैं और इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है ना। अब जूनागढ़ नाम क्यों? गौर से सुने आप और हम भली बात समझते हैं। राजस्थानी बोली में पुराने को क्या बोलते हैं? जूना।
यानी ये तय हो गया कि साहब यहाँ पर पहले कोई न कोई किला तो बना हुआ था। अब कहानी क्या थी सुनो। कहते हैं साहब इसी जूनागढ़ किले से पहले यहाँ एक कहते हैं साहब राती घाटी यानी राती पहाड़ी लाल पत्थर से एक किला बना रहा था। किले का नाम था मित्रों बीका की टेकरी। कौन सी टेकरी है? बीका की टेकरी। और बीका की टेकरी नामक वो किला बनाने वाला कौन था मित्रों? राव बीका। राव है, लेकिन कहते हैं साहब ये किला बाद में जीर्ण शीर्ण हो गया। और जैसे किला जीर्ण शीर्ण हुआ पूर्ण रूप से कैसे साहब किला जब ध्वस्त हो गया ना, उसी जगह कहते हैं साहब लाल पत्थरों से एक नया किला बना दे। उसका नाम कौन सा गढ़ है? जूनागढ़ है। वैसे बिल्कुल हाँ बीच में कह रहे हैं साहब लाल शहर तो नहीं कह सकते बिकाने, लेकिन ये इस दुर्ग के बारे में कह सकते हो। और इसी दुर्ग को ध्यान रखना, राती घाटी इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता कहीं कहीं। कौन सी है? गढ़ चिंतामणि। अब गढ़ चिंतामणि भी कहीं कहीं मिलेगा। वैसे एक गढ़ चिंतामणि है ना, वो ध्यान रखना मेहरानगढ़ को भी कहा जाता है ना। तो यहाँ भी गढ़ चिंतामणि, वो भी गढ़ चिंतामणि। उसी प्रकार ध्यान रखना इसे लाल दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग है? लाल दुर्ग है। अब मित्रों ध्यान रखना, इसे राती घाटी कहते हैं, इसे जमीन का जेवर कहते हैं, इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना लाल दुर्ग भी कहा जाता है। और साथ ही साथ अब इसके निर्माण की बात करें ना, इस दुर्ग का निर्माण हुआ था प्यारे प्रिय साथियों 1594 ईस्वी में। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा, नाम था मित्रों राय सिंह। और ध्यान रखना इसी राय सिंह ने इसी दुर्ग के अंदर, बड़े गौर से सुनना मेरी एक बात को, इसी दुर्ग के अंदर कहते हैं साहब बहुत सारे महल भी बनवाए। कहते हैं साहब यहाँ पे प्रशस्ति रचना करें, आगे बात करेंगे राय सिंह प्रशस्ति, जिसका दूसरा नाम है जूनागढ़ प्रशस्ति, है ना। और इसी दुर्ग के बारे में कहते हैं साहब यहाँ पर बहुत सारे बुर्ज भी बने हुए है ना। लेकिन कहते हैं साहब इनमें से बुर्ज कोई स्पेशली कोई भी प्रसिद्ध दुर्ग नहीं है, बाकी अलग से बुर्जों के नाम भी बताए जाते हैं। बिल्कुल राय सिंह सुनील सही कह रहे हो, वही राजपूताने का कर्ण। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार मैं आप लोगों को भाई देख पा रहा हूँ ना, आपके जितने भी सवाल है ना बिल्कुल सही बता रहे हो। भाई राहुल सिंह कह रहे हैं लाल किला बीकानेर, बिल्कुल लालगढ़ भी कह सकते हो उसे। एक लालगढ़ पहले से अलग है, ध्यान रखना वो अलग आएगा, है ना। बिल्कुल ये जितने भी जो लोग साथ साथ जयमल और फतेह सिंह की मूर्ति सारी बताऊंगा साहब मूर्ति वगैरह ना। तो मित्रों ये बीकानेर का सबसे प्रसिद्ध किला कौन सा है? जूनागढ़। ये जूनागढ़ का बाहर का दृश्य है और ये जूनागढ़ के अंदर का दृश्य है। और यहाँ पर कहते हैं साहब इसे दरबार कक्ष भी कहा जाता है। कौन सा कक्ष है? दरबार कक्ष। तो कहते हैं साहब यहाँ पर पुराने जमाने में कहते हैं साहब दरबार लगता था। क्या लगता था? तो ये दरबार कक्ष है। और दरबार कक्ष के साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक कह सकते हो साहब बड़ा सा विमान भी रखा हुआ है। बड़ा सा क्या रखा हुआ है? अब इस विमान की कहानी देखना। ये विमान मित्रों काम में लिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब काम लिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्यान रखना उन अंग्रेजों की मदद के लिए गंगा सिंह ने अपनी एक सेना भेजी थी, गंगा रिसाला सैनिक टुकड़ी। नाम तो सुना ही होगा ना, है ना। कौन सा दरबार? दरबार कक्ष था, लोग भाई राजा का दरबार लगता था, फरियादी आते थे उस समय दरबार लगाते थे। कौन सा दरबार? क्या? हाँ तो मित्रों देखना ये जो आपके सामने विमान नजर आ रहा है ना, ये विमान, इस विमान का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध। सुनो गौर से, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के मध्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, बड़े गौर सुना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहते हैं साहब गंगा सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी थी अंग्रेजों की मदद के लिए। जैसे कहते हैं साहब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, उस समय कहते हैं साहब ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कहते हैं साहब सम्मानित करने के लिए उन्हें एक विमान भेंट किया गया। और कहते हैं साहब ये विमान कहते हैं साहब 1920 ईस्वी में, बड़े गौर सुना, 1920 ईस्वी में कहते हैं साहब एक जहाज के द्वारा कहां पर लाया गया था? इसी जूनागढ़ किले में। तो आज ये कैसे साहब प्रदर्शनी के रूप में कौन से किले में? जूनागढ़। कहते हैं साहब ये विमान है ना पूर्ण रूप से टूट फूट चुका था, जीर्ण शीर्ण हो चुका था। अब बाद में कहते हैं साहब इसके जितने भी जो पुर्जे थे ना, इन सब पुर्जों को इकट्ठा किया गया और पुर्जे जोड़कर इसे प्रदर्शनी में पहली बार रखा गया था 1985 ईस्वी में। तो गौर से सुनना साहब, 1914 से लेकर 18 ईस्वी के मध्य युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। उस विश्व युद्ध में गंगा सिंह ने सैनिक सहायता की थी अंग्रेजों की, बदले में अंग्रेजों ने भेंट कर दिया विमान। और जैसे विमान भेंट किया ना, तो कहते हैं साहब उसी समय 1920 विमान तो दे दिया, लेकिन पुर्जे बिखरे हुए थे और दोबारा कहते हैं साहब पुर्जे इकट्ठे करके प्रदर्शनी के रूप से सजाया था 1985 ईस्वी में। मैं थोड़ा इसे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से दिख भी जाए। ये जो बीच पूछे थे दरबार, कैसा दरबार? तो ये ऐसा दरबार है, दिख रहा होगा, है ना। तो ये
ऐसा दरबार है ना। और ये आपके सामने विमान है, और ये विमान यहाँ बीकानेर आया था 1920 में, और प्रदर्शन रखा गया था 1925 में। अब बात करें साहब जूनागढ़ की, इसी जूनागढ़ दुर्ग के अंदर, इसी जूनागढ़ दुर्ग के अंदर कहते हैं साहब बहुत सारे महल भी बने हुए हैं, बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। अब ध्यान रखना साहब, यहाँ पर एक हरनारायण का मंदिर बना हुआ है ना। हरनारायण के मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी कहते हैं साहब लक्ष्मी जी है ना, उनको ये समर्पित मंदिर है। तो हरनारायण का मंदिर पूछे तो भी कहाँ बताना, जूनागढ़ में। यहाँ पर रतन बिहारी का मंदिर बना हुआ है ना, और रतन बिहारी मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी जी का जो मंदिर है वो तो है हरिनारायण मंदिर। और उसी प्रकार कहते हैं साहब भगवान समय कृष्ण को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है। और ऐसे दो मंदिरों कौन से गढ़ में है, जूनागढ़ में। यहाँ बहुत सारे महल बने हुए, कर्ण महल है, फूल महल है, अनूप महल है, चंद्र महल है, गज मंदिर महल है। तो सारे सारे महल है। अब उन महलों के बारे में देखते हैं। इसी जूनागढ़ दुर्ग में ध्यान रखना बहुत सारे महल है। सबसे पहले महल दिखाता हूं आपको, कर्ण महल। इस महल का निर्माण करवाया था मित्रों 1680 ईस्वी में, और ध्यान रखना इसका निर्माता था कर्ण सिंह। 1680 ईस्वी में निर्माता था वहां का शासक मित्रों कौन सा सिंह है, कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह का महल कौन सा, कर्ण महल। यहाँ पर एक महल बना फूल महल। वैसे एक फूल महल अपने मेहरानगढ़ में भी है, लेकिन वो फूल महल अलग है और ये फूल महल अलग है। और इस कह सकते हो साहब ये इस किले का सबसे पुराना महल माना जाता है। और इस महल का निर्माण ध्यान रखना बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने करवाया था। याद करो साहब जूनागढ़ का निर्माता भी कौन है, राय सिंह ही था। अरे था ना। तो कहते हैं साहब राय सिंह ने जब जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया ना, उसी समय कौन सा महल बनाया था, फूल महल। तो इसे आप थोड़ा सा हिंट देके लिख सकते हो साहब ये सबसे पुराना महल माना जाता है ना। उसी प्रकार देना अनूप महल भी है। अनूप महल ध्यान रखना जूनागढ़ में, और अनूप महल के निर्माता कौन, याद करो वही अनूप सिंह है ना। लेकिन इस महल में आपने देखना, इस महल में वास्तव में जो कारीगरी हुई ना, वो कारीगरी किससे हुई है, सोने से हुई है ना। तो इसे कहीं के जाना स्वर्ण महल की भी कह सकते हो साहब संज्ञा दी गई है। आप देखना साहब इसमें बहुत ही बारीक कारीगरी हुई है मित्रों। ध्यान रखना सोने बोले तो स्वर्णिम कह सकते हो साहब, सोने के पतले पतले तारों से कह सकते हो, है ना। तो मित्रों ध्यान रखना, इसीलिए कहते हैं साहब ये जो अनूप महल है ना, ये सोने की कलम से या फिर कैसे साहब सोने की पिचकारी से इसका निर्माण किया गया। उसी प्रकार है ना ये चंद्र महल है। इस चंद्र महल में ध्यान रखना एक झूला बना हुआ बड़ा सा। उसी प्रकार है ना बादल महल भी है। अब चंद्र महल है ना, इसे क्या कहते हैं साहब, ये बहुत ही सुंदर है और सबसे आकर्षित जो महल है ना वो चंद्र महल माना जाता है। उसी प्रकार कहते हैं बादल महल है। और बादल महल जो है ना, ये इस अनूप महल का ही थोड़ा सा आगे का विस्तार है, आगे का विस्तार है। यानी पहले अनूप महल है, और अनूप महल के बिल्कुल कहते साहब बिल्कुल एकदम जुड़ा हुआ महल जो है ना, वो कौन सा महल है, ये बादल महल है। तो इतने महलों के नाम याद रखना। फिर से बता रहा हूँ, कर्ण महल है, फूल महल है, अनूप महल है, चंद्र महल है, बादल महल है। फिर से कह रहा हूँ, सबसे पुराना महल फूल महल है, अनूप महल से जुड़ा हुआ कौन सा, बादल महल है। कर्ण सिंह ने 1680 में औरंगजेब से बनाया था कर्ण महल, और चंद्र महल है ही आपके सामने, है ना। और आगे चलते हैं मित्रों। उसी प्रकार देखना, जैसे ही आप जूनागढ़ दुर्ग में प्रवेश करते हो ना, तो जूनागढ़ दुर्ग में प्रवेश के समय एक पोल आती है दोस्तों, पोल का नाम है कर्ण पोल। बड़े गौर से सुनना मेरी एक बात को, पोल का नाम कौन सी पोल है, कर्ण पोल है। और कर्ण पोल को जैसे पार करते हो ना, उस समय पोल आती हो कौन सी, सूरज पोल है। और ये आपके सामने सूरज पोल है। और इसी सूरज पोल के बाहर गजारूढ़ यानी हाथी पर बैठे हुए दो मूर्तियां हैं। और वो मूर्तियां किसकी मित्रों, याद करो वो जयमल और फत्ता की मूर्तियां हैं, जयमल और फत्ता। और ये आपके सामने मैंने अलग से आपके लिए एक जयमल की मूर्ति आपके सामने लगा रखी है। ये आपके सामने जयमल है, और जयमल के साथ यहाँ कौन है, फत्ता, है ना। तो जयमल और फत्ता की मूर्तियां ना, वो कौन सी पोल पर है, सूरज पोल पर है। मित्रों फिर से कह रहा हूं, इसी जूनागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार वो तो कर्ण पोल है, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखिए, ये तो हो गया सबसे पहला प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार को पार करोगे तो आगे सूरज पोल, और सूरज पोल जाना पूर्व की तरफ है। और कहते हैं साहब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है सूरज पोल पर है, इसीलिए इस पोल का नाम सूरज पोल हो गया। और यहाँ पर जयमल और फत्ता की कहते हैं मूर्तियां लगी है। अब इसी जयमल और फत्ता की मूर्तियों के पास एक तरफ दीवार पर ध्यान रखना एक प्रशस्ति की रचना हो रखी है, और उसी प्रशस्ति का तो नाम है प्यारे परीक्षार्थियों राय सिंह प्रशस्ति। एक एक बात गौर सुनना, कौन सी प्रशस्ति, राय सिंह। अब भाई जिला दर्शन चित्रों के माध्यम से करवाने का कारण ये कि ताकि आप आंखों देखा हाल भी देख सको।
भाई जब अपन कक्षा का ऑफलाइन पढ़ते हो ना, उस समय तो केवल आपको सुनना भाई हमारा बोलना होता है, और आपको केवल पूर्णतः विश्वास के रूप में केवल सुनकर उसे याद करना होता है। लेकिन अब सुनने के साथ आप देख भी सकते हो कि साहब वास्तव में स्थिति क्या है ना। बिल्कुल हाँ, तो मित्रों ध्यान रखना, सूरजपोल के पास बनी राय सिंह प्रशस्ति, और इसी राय सिंह प्रशस्ति का दूसरा नाम मित्रों जूनागढ़ प्रशस्ति भी है। कौन सी प्रशस्ति है? जूनागढ़। और वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना प्यारे परीक्षार्थियों, इस प्रशस्ति की रचना भी करवाई थी राय सिंह ने। कौन सिंह ने? राय सिंह ने। और इस प्रशस्ति का रचनाकार पूछो तो बताना मित्रों जैता जैन। कौन सा जैन है? जैता जैन। और मित्रों ध्यान रखना, इस प्रशस्ति और जूनागढ़ इन दोनों का निर्माण आपको 1594 ही ध्यान रखना है। तो प्यारे परीक्षार्थियों, मैं अब तक आपको जो पूरा प्रदर्शन आपके सामने कर रहा था केवल जूनागढ़ का था, है ना। तो मित्रों जूनागढ़ दुर्ग में जैसे आप प्रवेश करते हो तो कर्णपोल आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी? सूरजपोल आएगी, है ना। तो सूरजपोल के पार करते आपके सामने दो बड़े बड़े गजारूढ़ मूर्तियां मिलेगी, जयमल और फत्ता की है। वहां पर राय सिंह प्रशस्ति है, उसी का नाम जूनागढ़ प्रशस्ति है। और ध्यान रखना, जयमल और फत्ता की मूर्तियां है, इसका उल्लेख ध्यान उस प्रशस्ति के अंदर मिलेगा आपको, है ना। तो ये तो हो गया जूनागढ़ दुर्ग। अब जैसे ही जूनागढ़ दुर्ग को देखकर आप बाहर आते हो ना, तो एज ए पर्यटक की तरह ठेला उठाकर आगे बढ़िए, और एक आपको बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा पैलेस दिखे। उस पैलेस का नाम है लालगढ़ पैलेस। अब कहते हैं साहब इसने हेरिटेज होटल का रूप ले लिया है, लेकिन जो भी लिया, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना लालगढ़ पैलेस है। और ये लालगढ़ पैलेस के अंदर का नजारा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये तो बाहर का नजारा है और ये अंदर का नजारा है। और मित्रों ध्यान रखना, लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा, नाम याद रखना गंगा सिंह। नाम कौन सा सिंह है? गंगा सिंह। और गंगा सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था अपने पिता लाल सिंह की याद में। पिता कौन से सिंह है? तो लाल सिंह की याद में बनाया था मित्रों। गढ़ का नाम है, कौन सा गढ़ है? लालगढ़ पैलेस है। और ध्यान रखना, इसी लालगढ़ पैलेस के वास्तुकार कह सकते हो साहब एक फॉरेन से आया हुआ है, एक कह सकते हो साहब विदेशी था, और विदेशी का नाम था मित्रों स्वीटन जैकब। तो स्वीटन जैकब की वास्तुकारी हो रखी है साहब कौन से गढ़ में? लालगढ़ पैलेस में। लालगढ़ पैलेस किस जमाने में कहते हैं साहब? इस जो राजघराना था ना, कौन सा? बीकानेर वाले, तो कहते हैं साहब गंगा सिंह के बाद में राज परिवार चला गया था लालगढ़ के अंदर, है ना। और कहते हैं साहब ये राजपूत, मुगल और यूरोपीय जो शैली है ना, इस पूरी शैली का मिश्रण माना जाता है ना। और इसी लालगढ़ पैलेस के जो सबसे पहले जो अतिथि आए थे ना, वो मित्रों है ना लॉर्ड कर्जन आया था। सबसे पहले यहाँ पर कौन आया था? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन कहते हैं साहब अतिथि के रूप में पहली बार आया कब तक? कहते हैं साहब 1902 में ही। वैसे इसका निर्माण 1902 में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के बाद बात करें ना, तो यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी आए थे। यहाँ पर ब्रिटिश महारानी याद करो मैडम मेरी भी आई थी। और मैडम मेरी वाली घटना कब की? 1911 ईस्वी की। और याद करो साहब मैडम मेरी आई थी उस समय पुष्कर भी गई थी, वो याद आ रहा है? एक उसने एक घाट बनाया था जनाना घाट, अरे याद है ना। तो जनाना घाट बनाने वाले मैडम मेरी उससे पहले लालगढ़ पैलेस आ चुकी, ध्यान रखना। उसी के साथ साथ जॉर्ज पंचम भी आया था, याद करो साहब। जॉर्ज पंचम और ये क्वीन मेरी दोनों साथ ही साथ आए थे, है ना। जॉर्ज पंचम याद करो जिससे अपन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का जिक्र करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कहते हैं साहब लॉर्ड हॉर्डिंग्स और लॉर्ड इरविन तक आए थे। तो मित्रों लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग्स, लॉर्ड इरविन और साथ साथ में मैडम मेरी और कहते हैं साहब जॉर्ज पंचम, ये सब के सब कह सकते हो साहब अंग्रेज यानी गोरे लोग आए हुए हैं कौन से गढ़ में? लालगढ़ में। और इसी लालगढ़ पैलेस का निर्माता पूछो बताना मित्रों कौन सा सिंह है? गंगा सिंह है ना। और विशेषकर ध्यान रखना, अब जो ये लालगढ़ जो पैलेस है ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय बन गया है। और संग्रहालय कौन सा मित्रों? शार्दुल संग्रहालय। कौन संग्रहालय है? शार्दुल संग्रहालय बना हुआ है। और यहाँ पर एक कहते हैं साहब एक संस्कृत लाइब्रेरी बनी हुई है। और लाइब्रेरी कौन सी मित्रों? अनूप। कौन सी बताओगे? अनूप संस्कृत जो लाइब्रेरी है ना, वो लाइब्रेरी भी मित्रों ध्यान रखना कहाँ पर बनी हुई है? इसी लालगढ़ में। तो दो विशेष बातें ध्यान रखना, एक तो अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है और साथ में कैसे शार्दुल संग्रहालय है ना, वो संग्रहालय बना हुआ मित्रों ध्यान रखना कहाँ पर है? इसी लालगढ़ पैलेस में। ये क्या हुआ, क्या कह रहा था? हाँ, ये फालतू जो बात कर रहे हैं उनको ब्लॉक करते रहो। तो मित्रों ध्यान रखना, ये आपके सामने बीकानेर का कौन सा गढ़ है? लालगढ़ पैलेस है। जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ,
आप लोग जिला दर्शन पढ़ रहे हो और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिला दर्शन वाली क्लास तुम्हारे बहुत काम आएगी। और ये काम तब आएगी जिस समय आपके सामने जीके के भांति भांति प्रकार के क्वेश्चन हर जगह से पुटअप होंगे ना, तब आपको लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन, ये बात, यानी ये जो क्वेश्चन आएगा ना वो क्वेश्चन आपको बात के रूप में कहीं ना कहीं सुना सुनाया जरूर मिलेगा, है ना। तो मित्रों पहले देखा था जूनागढ़, अब देख लिया लालगढ़, और लालगढ़ पहले जैसे दर्शन कर लिए ना, अब हम चलते हैं इनके छतरियों की ओर। और ये छतरियां मित्रों देवकुंड सागर की छतरियां हैं। और ये बहुत सारी जो छतरियां है ना, ये छतरियां मित्रों है ना बीकानेर के राठौड़ राजवंश की छतरियां हैं, राठौड़ है। और इसी राठौड़ राजवंश में ध्यान रखना जो सबसे पहली छतरी, बड़े गौर सुना, सबसे पहली जो छतरी बनी ना वो छतरी बनी थी मित्रों धरना कल्याणमल की। कौन से मल की है? तो सबसे पहली छतरी 1571 ईस्वी में कह सकते हो साहब, वहां बीकानेर के शासक याद रखो कल्याणमल है, तो कल्याणमल की सबसे पहली छतरी बनी थी देवकुंड में। और सबसे अंतिम तो ध्यान रखना आप फिलहाल ही देख सकते हो 1988 ईस्वी में मृत्यु हुई थी करणी सिंह जी की। और 1988 अंतिम जो छतरी बनी थी वो मित्रों कौन से सिंह की है? करणी सिंह की। तो 1928 में करणी सिंह की याद रखनी है, 1988 है ना, 1988। और विशेषकर ध्यान रखना ये 1571 के बाद जितने भी कैसे तो राठौड़ राजवंश में जितने भी जो राजघराने, जरूर नहीं केवल राजा, राजघराने में जितने भी जो लोग गए ना उन सभी लोगों की छतरियां ध्यान रखना कहां बनी है? देवकुंड में। तो ये राठौड़ राजवंश की छतरियां। और मैं फिर से कह रहा हूं आजकल छतरियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ साहब सर्वाधिक 84 खंभों की छतरी कहां? तो बताओगे साहब बूंदी में। उसे बोले साहब सारबाग की छतरियां कहाँ हैं? केसरबाग की छतरियां कहाँ हैं? बड़ा बाग की छतरियां कहाँ हैं? उसी प्रकार ना ये कौन से कुंड की छतरियां हैं? देवकुंड की है। और देवकुंड की छतरियां ना ये मित्रों ना बीकानेर के राठौड़ राजवंश की छतरियां हैं। सबसे पहले याद रखनी कल्याणमल की और सबसे अंत याद रखनी करणी सिंह की। और करणी सिंह जी वही तो है साहब जो कहते हैं साहब निशानेबाजी के लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया हुआ है। और राजस्थान में प्रथम बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित खिलाड़ी है ना वो मित्रों करणी सिंह जी तो है ना। और करणी सिंह बिल्कुल, ये अनीता सो कह रहे हैं साहब देखी हुई है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब देखना मित्रों यहाँ जैसे बीकानेर आता है ना, मैं बार बार कहता हूँ बीकानेर को ऊंटों का घर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? कि कहते हैं साहब बीकानेर में बहुत बड़ा महोत्सव होता है मित्रों, कौन सा? ऊंट महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है? और ये ऊंट महोत्सव होता है मित्रों वर्ष के शुरुआत में, महीना कौन सा? जनवरी माह। कौन से माह है? तो जनवरी माह में महोत्सव कौन सा? ऊंट महोत्सव। और इसी ऊंट महोत्सव में देख सकते हो साहब करतब दिखाते हो, आपको ऊंट मिलेंगे। इन्हीं ऊंटों पर कहते हैं साहब, इन ऊंटों की बाल को जट कहते हैं और जट कतर कर कहते हैं साहब, अलग अलग चित्रकारी की जाती है। और वो चित्रकारी मित्रों धारणा उस्ता कला कहलाती है। कौन सी कला है? तो कह सकते हो साहब उस्ता कला से संवारे हुए बहुत सारे ऊंट दिखेंगे। और इसी कह सकते हो साहब ये बहुत ही रंगीन, और कहते हैं साहब माना कि बहुत सारे पशु है लेकिन पशुओं के साथ यहाँ पर कहते हैं साहब बहुत सारे मिनक भी आते हैं। तो कहते हैं साहब डांडों के बीच में मिनक, तो कहते हैं साहब पशु और मिनक जब दोनों कहते हैं साहब एक मतलब कम से कम लाखों की संख्या पहुंचते हैं ना, तो कहते हैं साहब ये बड़ा ही रंगीन मेला माना जाता है। और इससे ये भी लगता है साहब, इसे जो ये रेगिस्तानी जहाज जो ऊंट है ना, ऊंट अपने गले में एक आभूषण धारण करता है, उसे क्या बोलते हैं? गोरबंद। तो गोरबंद बांधे हुए ऊंट, ये गोरबंदित है साहब। तो गोरबंद बांधे हुए ऊंट सर्वाधिक आते हैं मित्रों कौन से? आपके बीकानेर के अंदर। और पूछ ले कब होता है? तो मित्रों जनवरी के अंदर। हाँ उसी प्रकार देखना यहाँ जब जाओगे तो बीकानेर का अभ्यारण्य मिलेगा मित्रों, गजनेर अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? और इसी गजनेर अभ्यारण्य यहाँ पर देख सकते हो साहब ये चिंगारे घूम रहे हैं साहब, है ना। यहाँ 12 सिंगा भी घूम रहे हैं साहब। और ध्यान रखना इस अभ्यारण्य का निर्माण करवाया था गज सिंह ने, है ना। और बीकानेर राज्य का प्रसिद्ध जो तालाब है ना गजनेर का तालाब, उस तालाब के निकट ही अभ्यारण्य बना हुआ है। और जानना ये इसी गजनेर झील में सौर ऊर्जा से चलने वाली नौका में नौका विहार का आनंद लिया जाता है। यानी इधर पास में झील भी है और झील के निकट गजनेर अभ्यारण्य है। और ये अभ्यारण्य मित्रों ध्यान रखना कहां पर है? गजनेर इसका निर्माता मित्रों पूछे तो कौन सा सिंह है? गज सिंह है। अब जैसे अभ्यारण्य देखा ना उसी समय बिल्कुल तित्र, आगे बताऊंगा ठीक है, बटबड़। अब देखना साहब यहाँ पर गजनेर की झील भी है। अब देखना साहब ये तो झील है और झील के किनारे आपको जो भी दिख रहा है ना, ये ध्यान रखना पूरा अभ्यारण्य है ना। और गजनेर झील है ना, ये बीकानेर से जैसलमेर की तरफ आप बढ़ोगे ना तो ये मुख्य सड़क पर कह सकते हो साहब जो राजमार्ग उस राजमार्ग पर भी स्थित है ना। और अभ्यारण्य है और ये गजनेर जो झील जो पहले से ये सारे एक ही जगह स्थित है। और मित्रों इसी गजनेर में ध्यान रखना, मैंने कहा था ना सौर ऊर्जा से चलने वाली ये जो नावें है ना, ये नावें आपको ध्यान रखना कहाँ पर मिलेगी? इसी गजनेर झील में। तो यहीं पर गजनेर पैलेस है, यहीं पर गजनेर झील है और यहीं पर गजनेर क्या है? आपके अभ्यारण्य है। हाँ
और आगे चलते हैं। अब देखना साहब, जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो बीकानेर एक झील मिलेगी साहब, लूणकरणसर झील है। आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, लूणकरण में लूणकरणसर झील है, और ये आपके राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ध्यान रखना, पूरे राजस्थान का पूछो तो सांभर बताना है, लेकिन उत्तरी राजस्थान की बात करें ना तो उत्तरी राजस्थान में सबसे खारे पानी की झील मित्रों कौन सी है? लूणकरणसर झील है ना। जैसे लूणकरणसर झील देखी ना, अब अपन बढ़ते हैं साहब, एक यहाँ पर याद करो साहब, एक नहर है, उस नहर में ध्यान रखना एक लिफ्ट लगी, कौन सी? कंवरसेन लिफ्ट नहर। वैसे पहले से लिफ्ट नहर का नाम लूणकरणसर था, नाम इसका क्या था? लूणकरणसर था। तो लूणकरणसर का अब नाम हो गया मित्रों कंवरसेन लिफ्ट नहर, और कंवरसेन लिफ्ट नहर नाम हुआ मित्रों इसी, याद करो साहब, अपनी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर के जो कह सकते हो साहब, जो इनकी वास्तुकारी करने वाले इंजीनियर का नाम ही मित्रों कौन सा? सेन है, कंवर सेन। और उन्हीं कंवर सेन साहब के नाम पर इस लूणकरणसर लिफ्ट नहर का नाम हो गया मित्रों कंवर सेन लिफ्ट नहर। और ये मित्रों नहर डैना कौन सी गांधी से जुड़ी हुई है? इंदिरा गांधी नहर से। तो इंदिरा गांधी नहर के एक भाग कह सकते हो, और लिफ्ट नहर निकली हुई मित्रों, फिर कह रहा हूँ लूणकरणसर नाम था, लेकिन अब ध्यान रखना नाम हो गया कौन सा? सेन, कंवर सेन। और विशेषकर ध्यान रखना, इन्हीं कंवर सेन को आगे जाकर कहते हैं साहब 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। कौन सा भूषण है? तो पद्म भूषण से सम्मानित मान हस्ती मित्रों कौन सी? सेन है, कंवर सेन है। तो इनका पूरा नाम इंजीनियर कंवर सेन है। यहाँ पर एक आपको नहर मिलेगी, गंगा नहर। जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़ते हो, बीकानेर के महाराजा नाम मित्रों याद करो, गंगा सिंह। कौन से सिंह है? और इन्हीं गंगा सिंह की ध्यान रखना नहर निकाली, कौन सी थी? गंगा नहर। और ये राजस्थान की कह सकते हो साहब प्रथम, या फिर कह सकते हो सबसे प्राचीन नहर है। इस नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ 1922 में प्रारंभ हुआ था। 1927 ईस्वी में नहरों से पानी लाने वाला कौन है? गंगा सिंह। इसीलिए गंगा सिंह को ध्यान रखना राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ। तो राजस्थान का भागीरथ मित्रों कौन सा सिंह है? गंगा सिंह है, बिल्कुल। आंसू लेकर कह रहे 1921 से 1922 से 27 से आंसू है ना। और मित्रों 1922 से 27 तक इस नहर का निर्माण कराया था मित्रों कौन से सिंह ने? गंगा सिंह ने। और ये राजस्थान की सबसे प्रथम प्राचीन नहर मानी जाती है। और आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर एक तालाब, एक कह सकते हो साहब बड़ा सा सरोवर, सरोवर का नाम है सूर सागर। और इसी सूर सागर सरोवर का निर्माता था मित्रों सूर सिंह। कौन सिंह है? सूर सिंह। और इसी सूर सागर की विशेषता ये कि यहाँ पर कहते हैं साहब वर्ष 2008 में कहते हैं साहब इसको जीर्णोद्धार हुआ, यानी इसका पुनर्निर्माण हुआ। और पुनर्निर्माण करवाया था मित्रों लेना उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नाम था वसुंधरा राजे। कौन सा राज्य है? तो इसका पूर्ण जीर्णोद्धार पूछो तो बताना 2008 में, और इसका निर्माण पूछो तो वो तो बताना साहब सूर सिंह के समय, है ना। और इसी का नाम होता सूर सागर। इसी सूर सागर के मैं ध्यान रखना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है। और ये महल और सूर सागर जो नहर है ना, ये मित्रों ना जूनागढ़ के निकट ही है। और यहीं का ध्यान रखना प्रसिद्ध हुआ है एक मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। कितने करोड़ है? और यहीं पर ध्यान रखना सिंह की सवारी गणेश मंदिर बना हुआ है। कौन सी सवारी है? सिंह की सवारी गणेश, या फिर उसे कहते हैं हिरंब गणेश। कौन सा गणेश है? तो सिंह की सवारी गणेश बोलो या फिर हिरंब गणेश बोलो। ये मंदिर भी ध्यान रखना कौन से बताना, बीकानेर में, है ना। हाँ, तो विशेषकर ये बातें ध्यान रखना। और इसी सूर सागर के बारे में कहा जाता कि इसका जीर्णोद्धार करवाने में मुख्यमंत्री कौन सी राज्य थी? वसुंधरा राज्य थी। हाँ, अब आपके सामने एक संग्रहालय का नाम दिया हुआ गंगा राज्य के संग्रहालय है। और इसी का तो नाम है मित्रों गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय। और इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी मित्रों 1937 ईस्वी में। 1900। और इसकी स्थापना करवाने वाला महाराजा कौन है मित्रों? गंगा सिंह। अब देखना साहब, ये आपके साथ नजारा कहाँ का? बाहर का नजारा है। ये दूर से देखोगे ये आपको ऐसी भाई लाइब्रेरी मिलेगी, और ये लाइब्रेरी के अंदर का नजारा है ना। सारे फोटो आपके सामने। अब 5 नवंबर 1937 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया था उस समय के गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल नाम था मित्रों लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने कहते हैं साहब उद्घाटन किया, और उद्घाटन हुआ था 1937 ईस्वी में। अब इसी गंगा गोल्डन जुबली की संग्रहालय स्थापना की करने के बाद कहते हैं साहब हड़प्पा सभ्यता से जुड़े जितने भी अवशेष है ना, वो अवशेष कहते हैं साहब इसी संग्रहालय में रखे गए हैं।
साथ ही साथ अपने राजस्थान में कह सकते हो साहब भाई काली बंगा है, पीली बंगा है, दुलमाणी भद्रकाली है, और जो मानव को रंग महल से जितने प्राप्त जो आभूषण है ना, वो आभूषण सब के सब ध्यान रखना इसी गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय में ही स्थित है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर करण सिंह का शाही नावों को तोड़ने का दृश्य भी प्रदर्शित है ना। करण सिंह जैसा कि आप लोग पहले देख चुके साहब करण महल, और जैसा कि करण सिंह के समय आपको एक राड याद आती होगी मित्रों, याद करो साहब मतिरेरी राड, है ना। तो मित्रों देखना ये मतिरे की जो राड है ना, वो राड वाला करण सिंह अनुसार करण सिंह के द्वारा शाही नहरों को तोड़ने का जो दृश्य है ना, उस दृश्य को कहते हैं साहब लाइब्रेरी में रखा गया। और लाइब्रेरी कौन सी? गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय, जिसका वर्तमान नाम हो गया गंगा राजकीय संग्रहालय, और स्थापना पूछे तो 5 नवंबर 1937, है ना। और उद्घाटन किया था लॉर्ड लिथगोन है। उसी प्रकार यह गंगा निवास पब्लिक पार्क भी बना हुआ है। अब ये जो गंगा गोल्डन जो आपने देखा ना संग्रहालय, उस संग्रहालय के थोड़ा सा दूर जाने पर गंगा निवास पब्लिक पार्क भी मिलेगा। इस पार्क की विशेषता देखना साहब, इसके बीचों बीच में जिस प्रकार आपके जयपुर का रामनिवास बाग वाला है ना चौराया, उसी प्रकार ध्यान रखना ये यहाँ गंगा निवास पब्लिक पार्क है। कारण क्या, ये इसके अंदर से कैसे तो सर चारों तरफ सड़क मार्ग भी है, और यहाँ कहते हैं साहब यातायात का आवागमन भी रहता है ना। तो इसे चौराहे भी कह सकते हो। तो इसे पार्क के बीच में बड़ा सा चौराहे भी बना हुआ है। और इसी गंगा निवास पब्लिक पार्क का भी उद्घाटन कहते हैं साहब 1915 ईस्वी में करने आया था लॉर्ड हॉर्डिंग्स है। लॉर्ड कौन आया था? हॉर्डिंग्स। तो मित्रों ध्यान रखने से पार्क का पूछे ना उद्घाटन किसने किया, तो मित्रों लॉर्ड हॉर्डिंग्स। तो इससे आपने ये भी देख लिया होगा कि साहब अंग्रेजों से सर्वाधिक निकटता किनकी थी? साहब बीकानेर वालों की। और उनमें भी सर्वाधिक पूछे ना, तो मित्रों ध्यान रखना किनकी है, आप याद रख लेना साहब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की। याद करो साहब, गंगा सिंह के समय गंगा निवास पब्लिक पार्क बना, आया कौन? लॉर्ड हॉर्डिंग्स आया। याद करो साहब इनके समय लालगढ़ पहले से कौन आया? साहब लॉर्ड हॉर्डिंग्स आया। याद करो लॉर्ड इरविन भी आया। याद करो साहब भाई मैडम मेरी भी आई, जॉर्ज पंचम भी आया। और इनके समय अंग्रेज याद हो थोड़ी देर पहले भाई लॉर्ड लिथगो भी आया, है ना। तो मित्रों देखना अंग्रेजों से सर्वाधिक निकटता पूछे तो बीकानेर के महाराजा कौन से सिंह से थी? गंगा सिंह। कारण कि इन्होंने बढ़ चढ़कर अंग्रेजों की थी कौन सी सहायता? सैनिक सहायता। और विशेषकर आपको ध्यान रखना मित्रों प्रथम विश्व युद्ध के समय। और आगे चलते हैं, यहाँ बहुत सारी हवेलियां भी बनी हुई है। उनमें से एक हवेली का नाम याद रखना साहब रामपुरिया हवेली। अब ये रामपुरिया हवेली है क्या? कहते हैं साहब यहाँ के बहुत बड़े सेठ ये थे, और उस सेठ का नाम था कहते हैं साहब भंवरलाल रामपुरिया। अब भंवरलाल रामपुरिया की कहानी है कि बहुत बड़े उद्योगपति थे। उसी समय कहते हैं साहब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह बना रहे थे गंग नहर। तो कहते हैं साहब गंग नहर बनना निर्माण कार्य प्रारंभ तो हुआ, लेकिन कहते हैं साहब पैसों की कमी की वजह से निर्माण कार्य रुक गया ना। उसी समय गंगा सिंह के कहने पर उद्योगपति भंवरलाल रामपुरिया ने बहुत बड़ी आर्थिक सहायता की थी उस गंग नहर के निर्माण के लिए। तो गंग नहर का निर्माण हुआ था भंवरलाल रामपुरिया की आर्थिक सहायता की वजह से। तो बदले में कहते हैं साहब गंगा सिंह ने एक हवेली उपहार में दी थी रामपुरिया को, इसलिए इस हवेली का नाम भी कौन सी हवेली होगी? रामपुरिया हवेली। इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारी हवेलियां और मिलेगी भाई, बचावतों की हवेलियां हैं, है ना। यहाँ पर है कैसे साहब कोठारी हवेली है, मोता की हवेली है। तो बहुत सारी हवेलियां, लेकिन विशेषकर आपको ध्यान रामपुरिया हवेली है ना। तो फिर से कह रहे हैं साहब बचावतों की हवेलियां, है ना। इसके निर्माता करण सिंह बचावत है ना। उसी प्रकार कोठारी हवेली भी है, मेहता हवेली भी है, लेकिन उसमें से सबसे शानदार हवेली कौन सी ध्यान रखनी है? रामपुरिया हवेली। और आगे चलते हैं। अब उसी प्रकार जैसे बीकानेर आपको याद आता है ना, उस समय आपको कौन सी देवी याद आती है? करणी माता याद आती है ना। और करणी माता का वास्तव में जन्म स्थान वगैरह देखा जाए ना, तो जन्म वगैरह ये तो मिलेगा मारवाड़ के, मारवाड़ बोल तो जोधपुर, और जोधपुर के निकट एक गांव है सुआप गांव। बड़े गौर से सुनना, इन्हीं करणी को ध्यान रखना। बचपन में कहा जाता था मित्रों, याद करो रिद्धि बाई, इन्हें कहते थे रिद्धू बाई। तो रिद्धू बाई का जन्म तो हुआ था सुआप जोधपुर के अंदर, लेकिन कहते हैं साहब राव बीका के समय आप चले गए तो कौन से बीकानेर में। और उसके बाद कहते हैं साहब राव करण सिंह ने बीकानेर के निकट एक स्थान का नाम आप भली बात आपने सुन रखा मित्रों, देशनोक। कौन सा है? और उसी देशनोक में माँ करणी का क्या बनाया था? मंदिर। और आपको हम ये भी बता दें, करणी माता बीकानेर की राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है साहब। बिल्कुल है कि यार सब सही कह रहे हैं। साटी का इनका ससुराल है, और साटी का बीकानेर के अंदर ही है ना। देपा जी इनके पति का नाम था, है ना। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में आप सुनते जाओ, बड़े गौर से सुनना। अरे अभिलेखागार बाद में आएगा राहुल सिंह, टेस्ट स्टोरी तो अभी आएगा ना, समाधि बना देंगे, पहले आप देवी का मंदिर देखिए। तो मित्रों
करणी माता के आशीर्वाद से ही 1488 ईस्वी में राव बीका ने स्थापना की थी बीकानेर की। इसीलिए कहते हैं साहब बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? करणी माता। और इस कुल देवी का मंदिर कहाँ बना हुआ? देशनोक में। और इसी करणी माता के मंदिर को धरना चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। अब आप मंदिर का दृश्य देखिए, ये बाहर से मंदिर है और ये उस मंदिर में मुख्यतः ध्यान माँ करणी की मूर्ति लगी हुई है ना। तो घर बैठे परिज्ञान चैनल के माध्यम से आप चूहों वाली देवी करणी माता के घर बैठे दर्शन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर सफेद चूहे भी है और सफेद चूहों को कहा जाता है काबा। और ऐसी धार्मिक धारणा है कि जिस किसी श्रद्धालु को काबा दिख जाए, जिस किसी श्रद्धालु को सफेद चूहा दिख जाए ना, वो कहते हैं साहब बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली होता है ना, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता है। तो आप घर बैठे बैठे अपने कह सकते हो साहब भाग्य में आप सौभाग्य अपना भाई आप सौभाग्यशाली बन सकते हो, है ना। बिल्कुल माँ भली करे दिव्या कह रही है, तो बिल्कुल सही है। तो ये जो काबा है ना, काबा सफेद चूहे कहा जाता है। तो आप घर बैठे बैठे माँ करणी से आशीर्वाद ले सकते हो और मन ही मन में माँ करणी की स्तुति करते हुए आप इनसे भाई फरियाद कर सकते हो कि हे करणी माता कि मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि इस बार में बेरोजगारी कलंक दूर करके मैं कहीं ना कहीं रोजगार लग जाऊं और मेरे परिजनों के सपने को साकार करूं और कम से कम ये जो कलंक लगा हुआ है कलंक दूर कर दूं। तो माँ शक्ति आपको, माँ करणी आपको बहुत सारी शक्ति दे, आपको बहुत सारा सामर्थ्य दे, आप सभी समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार में जरूर लग जाए। बिल्कुल मूलाराम पवार सही कह रहे हो। मेहरानगढ़ की नींव करणी माता के आशीर्वाद से, मेहरानगढ़ की नींव करणी माता खुद नहीं रखी थी, है ना। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। वो बात तो पहले जब 1459 की है, लेकिन बाद में बीकानेर बसाई करणी माता आशीर्वाद से, ये आप समझ लो, है ना। तो ये करणी माता तो फिर से करें, चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। अब करणी माता के मंदिर में सर्वाधिक चूहे हैं, लेकिन करणी माता की विशेषता ध्यान रखना, करणी माता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है चील को, चील है। और इसी करणी माता के मेला लगता है मित्रों नवरात्रा के अंदर। कौन सी यात्रा है? नवरात्रा वर्ष में 2 बार, एक तो है आपके चैत्र नवरात्रा और दूसरे कौन से आश्विन नवरात्रा। तो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी और आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक है। कहते हैं साहब वर्ष में 2 बार करणी माता की यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता। और इसी करणी के मेले में जिस समय मेला लगता है उसमें आसमान में क्या मंडराती? चील। और चील करणी का प्रतीक चिन्ह है। और करणी की याद में, करणी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत कहलाता है चर्चा। और उसी चर्चा को कहीं कहीं हम कहते हैं चिरजा। क्या कहते हैं? अगर सुख संपत्ति के समय जो गीत गाते हैं वो तो होता है सिगाऊ, विपत्ति के समय जो गीत गाते हैं उसे कहते हैं गड़ाऊ। इसी करणी माता के मंदिर में 2 बड़ी यहाँ कढ़ाइयाँ रखी हुई है और उन कढ़ाइयों का नाम है सावन भादो कढ़ाइयाँ। आपने थोड़े दिन पहले RJ05 देखा था भरतपुर, उस समय देखी थी सावन भादो झील, नहीं सॉरी सावन भादो नहर। तो सावन भादो की जो नहीं सॉरी सावन भादो महल, तो सावन भादो महल है ना वो तो कहा डीग भरतपुर के अंदर, सावन भादो झील का माउंट आबू के अंदर है और सावन भादो नहर का कोटा में। और सावन भादो की कढ़ाइयाँ पूछे तो कहाँ बताना है? देशनोक और देशनोक कौन से नहर में? बीकानेर। और पूछ ले किसके मंदिर में? तो माँ करणी के मंदिर में, है ना। तो ये करणी माता की विशेषता है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इनका जन्म हुआ था सुआब गाँव में, इनका जन्म हुआ था मेहाजी चारण के घर में, है ना। और आप चारणी देवी मानी जाती है और चारणी देवी की स्तुति में गाया जो गीत चिरजा कहलाता है। और इनका विवाह हुआ था देपाजी चारण के वहाँ, लेकिन इन्होंने कोई वैवाहिक धर्म नहीं निभाया, इसीलिए इनकी जगह कहते हैं ऐसा विवाह किया था। इनकी बहन का नाम गुलाब कौर भी है। इसीलिए कई बार आप सुनते हो ना कि गुलाब के पुत्र लक्ष्मण को गोद लिया था करणी माता ने, है ना। बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको बताऊंगा जब क्लास लगाऊंगा उस समय ना। तो ये करणी माता का मंदिर है, दर्शन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बीकानेर के अंदर एक भांडासर जैन मंदिर बना हुआ है, भांडासर जैन मंदिर। वैसे कहानी क्या है कि कहते हैं साहब यहाँ भांडासा ओसवाल, भांडासा ओसवाल नाम के बहुत बड़े कहते हैं साहब जैन व्यापारी थे। ये 2 मंजिला मंदिर है, बड़े गौर सुना, ये 2 मंजिला मंदिर है। और कहते हैं साहब ये जो भांडासा जो मंदिर है ना, इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरुआत करवाया था भांडासा नामक व्यापारी ने, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा इनके पुत्र ने करवाया था। लेकिन कहते हैं साहब निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया ना, जो प्रथम जो मंजिल है ना, इस प्रथम मंजिल के नींव में कहते हैं साहब पानी की जगह घी डाला गया था। क्या डाला गया था? घी। तो इसे घी वाला मंदिर भी कहा जाता है। बिल्कुल नींव में जब पानी डालते हैं ना, वहां पर कहते हैं साहब घी डाला गया। और कहते हैं साहब इसकी जो ऊंचाई वैसे 108 फीट ऊंचाई वगैरह मानी जाती है। और यहाँ जो मुख्यतः जो जैन जो तीर्थकर की मूर्ति है ना, तो कहते हैं साहब जैन धर्म के 5वें तीर्थकर नाम है सुमतिनाथ,
कौन से नाथ है? तो सुमति नाथ की कहते हैं साहब जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति लगी हुई इसी भांडासा जैन मंदिर में। तो फिर से कह रहा हूँ, भांडासा ओसवाल नामक एक व्यक्ति ने, एक जैन व्यापारी ने मंदिर बनाना प्रारंभ किया। प्रथम तल का मंदिर बन चुका था और प्रथम तल के मंदिर के नींव में कहते हैं साहब वहां पर पानी की जगह क्या डाला गया? घी डाला गया, और ये घी वाला मंदिर भी माना जाता है ना। और यहाँ पर कहते हैं साहब लगभग 108 फीट ऊंचे कहते हैं साहब इस जैन मंदिर में 5 तीर्थकर भगवान जो सुमति नाथ है ना, वो सुमति नाथ का कहते हैं साहब मूर्ति लगी हुई है। वैसे मूर्तियां बहुत सारी है, लेकिन मुख्य जो गर्भगृह मूर्ति है ना, वो मित्रों रहना सुमति नाथ की। तो फिर विशेष कर ध्यान रखना, कारण यह कई बार किसी ने पूछ लिया जाता है कि बताओ साहब भांडासा जैन मंदिर कौन से देवता को समर्पित है? आदिनाथ दे देंगे, पार्श्वनाथ दे देंगे, नेमिनाथ दे देंगे। अब ये आदिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ ये तो आपने नाम सुन रखे हैं, तो आप पटाख से बता दोगे। कोई आदि के पक्ष में जाएगा, कोई नेमी के पक्ष में जाएगा और कोई पार्श्वनाथ के पक्ष में जाएगा। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, यहाँ ना आदिनाथ है ना नेमिनाथ है। मुख्य मूर्ति की बात करूं मैं, तो मुख्य मूर्ति यहाँ पर ध्यान सुमति नाथ की बतानी है। और ये सुमति नाथ की मूर्ति कौन से मंदिर में है? भांडासा जैन मंदिर के अंदर। और ये मंदिर ध्यान रखना आज भी कौन से निर् में है? बीकानेर में। और आगे चलते हैं, यहाँ बीकानेर में कोलायत में कपिल मुनि की तपोभूमि भी है और इसका नाम है श्री कोलायत जी है। स्थान का नाम कोलायत, झील का नाम कोलायत है। और ये दूर से आप जो देख रहे हो ना, ये कपिल मुनि का आश्रम है साहब। कपिल मुनि क्या है? आश्रम। और ये जो देख रहे हो ये धारणा कोलायत की झील है। और इसी कोलायत झील में कहते हैं साहब कार्तिक पूर्णिमा, बड़े गौर सुना, कार्तिक पूर्णिमा को इस झील किनारे क्या लगता है? मेला। क्या लगता है? मेला। और कहते हैं साहब इसी मेले में शाम के समय संध्या काल में दीपक से क्या होती है? आरती। और उस समय कहते हैं साहब छोटे छोटे दीपक झील में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। जिस प्रकार ये नजारा आप लोग देख रहे हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, ताकि आप सभी व्यक्ति, सभी विद्यार्थी घर बैठे बैठे कपिल मुनि के मेले के दर्शन कर सकें और दीपदान के भी दर्शन कर सकें। इसे दीपदान कहा जाता है, ध्यान रखना परीक्षार्थियों। इसे कौन सा दान कहते हैं? दीपदान। राजस्थान में सर्वाधिक दीपदान कपिल मुनि का प्रसिद्ध है, लेकिन दीपदान पुष्कर में भी होता है। दीपदान है पुष्कर में भी होता है, लेकिन दीपदान एक ध्यान रखना कौन सी झील का है? कोलायत झील का है। और कोलायत झील बोले तो कौन सी मुनि है? कपिल मुनि है। यहाँ पर मेला पूछो तो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। हाँ भाई KR साहू कह रहे हैं दीपदान के लिए प्रसिद्ध, अगर पुष्कर भी है आ जाए तो उत्तर क्या देना? प्यारे परीक्षार्थियों, राजस्थानी परंपरा अनुसार कई देवी देवताओं की जो रस्म होती है, जो रिवाज होते हैं बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, यानी एजिड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है साहब जो सेम रिवाज है उसमें ऑप्शन 2 आ जाएंगे। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था करणी माता का मेला लगता है नवरात्रा के अंदर। बड़े गौर सुना, नवरात्रा में। और केवल करणी की बात नहीं है, राजस्थान की क्या समूचे हिंदुस्तान की अनेकों ऐसी देवियां हैं जिन देवियों का मेला लगता है कौन सी रात्रा? नवरात्रा का। अब आपके सामने में साहब कोई क्वेश्चन कर ले कि साहब बताओ नवरात्रा में मेला कौन सी देवी का लगता है? ऑप्शन ए में आपके भाई करणी माता भी आ जाए, और ऑप्शन बी में आपके जैसे मान लो शीला देवी दे दे, मान लो जीर्ण माता दे दे, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। और अगर दे भी दे कि करणी माता है, शीला देवी है, जीर्ण माता है, तो ऑप्शन डी में देगी उपयुक्त सभी, है ना। तो ऐसा ही अगर पूरे दीपदान कहाँ का प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए में पुष्कर आ जाए, ऑप्शन बी में कपिल मुनि का मेला आ जाए, और ऑप्शन सी में आ जाए ए व बी दोनों, तो ए व बी दोनों कर देना, ए व बी दोनों। तो ऐसा है भाई, कई जगह रस्म रिवाज है ना, हर देवी देवताओं की एक जैसी होती है जो अपने को माननी होती है ना। हर जगह भाई केवल अपन वो भाई अकड़ बुद्धि लेके नहीं बैठ सकते साहब यहाँ ये है तो वहां फिर क्या जवाब देंगे, है ना। हर जवाब का जवाब है हमारे पास, लेकिन ये है कि साहब अपने को ये देखना होगा कुछ एक ऐसी सिमिलर जो रस्में होती है ना, उन रस्मों को अपने को मानना पड़ेगा, है ना। बोथ, बिल्कुल दोनों को मानना पड़ेगा। तो मित्रों दीपदान पूछे तो यहाँ कोलायत झील कपिल मुनि का, और दूसरा ध्यान रखिए आप पुष्कर झील का। और ये दीपदान सर्वाधिक पूछे कब होता है तो याद रखना साहब कार्तिक पूर्णिमा, और इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि का बहुत बड़ा मेला लगता है। आपको ध्यान होना चाहिए इस मेले में कहते हैं साहब चारण समुदाय को लोग भाग लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते, इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी मैं आपको कभी बताऊंगा। और आगे चलते हैं, जैसे करणी के दर्शन किए उसके बाद आपने कपिल मुनि दर्शन किए, अब आ जाओ साहब विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी की। तो अब आपके सामने ये जो कर्मस्थली दिख रही है ना मित्रों, जाम्बोजी की है। आप देख रहे हो
यहाँ जो मैंने छोटे से फोटो में दिखा रखा है ना, ये समरातल दोहरा है। और यहाँ जाम्बोजी की कर्मस्थली की शुरुआत होती है 1485 ईस्वी में। याद करो मित्रों, 20 + 9 = 29 नियम चलाए, और 29 नियम अपनाने वाले कौन से नोई कहलाए? विष्णुई कहलाए थे। तो मित्रों, ये जो इन 29 नियम अपनाकर विष्णुई संप्रदाय की जो स्थापना हुई थी ना, वो स्थापना मित्रों कहां से हुई थी? समरातल दोहरा से। समरातल है, और समरातल दोहरा कहां पर है? बीकानेर में। अब ये तो समरातल दोहरा में, यहाँ तो तपोस्थली है, लेकिन आगे जाकर कहते हैं साहब, जाम्बोजी ने समाधि ली थी तालुआ मुकाम के अंदर, जिसका आजकल नाम हो गया मुक्तिधाम मुकाम। मुक्तिधाम है, और ये जो बड़ा सा जो फोटो दिख रहा है ना, ये मुकाम तालुआ का है, और ये विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी की कर्मस्थली मानी जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कर्मस्थली। ऐसा क्यों कि साहब जाम्बोजी का जन्म आप भलीभांति समझते साहब हो रखा था पीपासर नागौर के अंदर। पीपासर है, नागौर के अंदर है, लेकिन ध्यान रखना, इन जाम्बोजी ने की कर्मस्थली, इन्होंने 29 नियम, इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना जो की ना, वो की थी मित्रों समरातल दोहरा बीकानेर से। इन्होंने समाधि ली थी तालुआ मुकाम बीकानेर से। और कहते हैं साहब, इसी बीकानेर में सबसे पहला स्थान है जहां पर कहते हैं जाम्बोजी ने समाधि दी ना, उस स्थान का नाम मित्रों सातरी माना जाता है। क्या माना जाता है? वैसे आजकल तो होता है क्या है कि साहब विष्णु संप्रदाय के जितने भी गुरु है, जितने भी जो अन्वयी है ना, वो जब अपना उपदेश देते हैं ना, बड़े बड़े संत महात्मा, उसे सातरी ही कहा जाता है ना। लेकिन पहला इनका जो उपदेश जो कहते हैं शुरुआत हुई ना, वो सातरी से हुई थी। और जाम्बोजी के उपदेश है ना, वो मित्रों है ना, एक नहीं दो नहीं बल्कि 120 वाणियों में सुरक्षित है। कितनी वाणी है? और उन्हें तो कहा जाता है मित्रों जम्ब सागर है। कौन सा है? और उसे तो कहते हैं जम्बवाणी। और इन्हें पढ़ने वाला कहलाता शब्दी, या फिर कहते हैं गायना। बिल्कुल ऐसे कह लो, सही कह रहे, सिर साटे रख रहे तो भी सस्तो जान। हाँ साहब, कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। और रूख बोले तो वही वृक्ष है। और आप भली बात ही समझते हैं कि साहब वृक्ष बचाने और जीव हत्या पर कह सकते हो साहब रोक लगाने का जो प्रयास किया ना, वो किसने किया था मित्रों? जाम्बोजी ने। और वृक्षों की कटाई पर भी कह सकते हो साहब रोक लगाने और सर्वाधिक वृक्ष लगाने का, और इसलिए इन्हें धारणा पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहलाते हैं। बिल्कुल, इनका जन्म मेला लगता है अमावस्या को, और विशेषकर अमावस्या पूछो तो मित्रों लेना फाल्गुन अमावस्या है। कौन सी अमावस्या है? फाल्गुन अमावस्या के दिन। वैसे कहते हैं सब प्रत्येक अमावस्या के दिन यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, लेकिन विशेष मेला पूछो तो कौन सी अमावस्या बताओगे? फाल्गुन अमावस्या। तो ये आपके जाम्बोजी की मित्रों कौन सी स्थली है? कर्मस्थली। करणी को देखा, कपिल मुनि के दर्शन किए, संत जब जाम्बोजी के दर्शन किए, और जैसे जाम्बोजी के दर्शन पूरे हुए तो सीधे चलते हम 36 नियम अपनाने वाले जसनाथी। मित्रों, इस जसनाथ संप्रदाय की प्रधान जो पीठ है ना, ये पीठ बनी आपके कत्रियासर गांव में। कौन सा गांव है? कत्रियासर गांव। और कत्रियासर गांव वर्तमान गांव बीकानेर में। और संत का नाम अब भलीभांति समझते हो साहब, याद करो, जसनाथी। अरे कौन से नाथी? जसनाथी। और इन्हीं जसनाथ जी ने आगे जाकर कहते हैं साहब 36 नियम चलाए थे। कितने नियम है? 36 नियम है। और उन्हीं 36 नियमों को अपनाने वाले कौन से नाथी कहलाते हैं? जसनाथी। और जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है ना, वो मित्रों का है कत्रियासर के अंदर है ना। और ये जसनाथ जी की समाधि स्थल है। और इस समाधि स्थल को मुख्यतः कहा जाता, नाम लिख देता हूँ, गोरखमालिया। कौन सा मालिया है? गोरखमालिया। और गोरखमालिया नाम क्यों हुआ? कि जसनाथ जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। और जहां पर जसनाथ जी ने समाधि ली थी ना, वो भूमि, वो जमीन थी ना, वो जमीन मित्रों ध्यान रखना देने वाला कौन था? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने जो जमीन बैठ गई ना, उस जमीन का नाम रखा था गोरखमालिया। और इसी गोरखमालिया में कहते हैं साहब मात्र 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 दिन में ध्यान रखना 24 वर्ष की अवस्था में कहते हैं साहब समाधि लेने वाले संत कौन थे? जसनाथ जी थे। और राजस्थान में सबसे कम उम्र के संत पूछे ना, तो भी जसनाथ जी ही बताने। और इन्हीं जसनाथ नियम कितने? 36 है। और इसी जसनाथी संप्रदाय का बहुत प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? अग्नि। और ये आपके जो छोटी स्क्रीन में दिख रहा है ना, यही तो नृत्य है, अग्नि नृत्य। जिस प्रकार आप देख रहे हो, भगवा चोला, भगवी पगड़ी और जलते हुए अग्नि के अंगारों पर जो नृत्य करते हैं ना, उस नृत्य का नाम मित्रों कौन सा है? अग्नि नृत्य। और मित्रों ये नृत्य इस कत्रियासर में सर्वाधिक पूज्य कब होता है? तो याद रखना मित्रों, आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन।
आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इसी कत्रियासन में कहते हैं साहब बहुत बड़ा क्या लगेगा मेला। उस मेले में कहते हैं साहब रात्रि काल में नृत्य होगा। उसी नृत्य का नाम कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य है। ये बहुत बड़ा नारा लगेंगे। उस नारा होगा कौन सा? फतेह फतेह। फतेह का मीन ये हमारी जीत है, ये हमारी क्या है? जीत है। और जैसे नृत्य प्रारंभ होगा उस समय कसम लेंगे सिद्ध रुस्तम जी की। तो सिद्ध रुस्तम जी की कसम ले ली। आसपास में बहुत ज्यादा भाई लकड़ी जलाई, लकड़ी जलाने के बाद अंगारे बने, और अंगारे बढ़ने के बाद जो स्थान है ना, इस स्थान को ध्यान रखना दूना कहा जाता है। स्थान क्या कहलाता है? दूना। और इसी दूने पर कहते हैं साहब नंगे पांव नृत्य करते हैं। कौन से नाती होते हैं? जसनाती। और जो नृत्य करता है ना उसे कहा जाता है सिद्ध। ये आपके सामने एक जो व्यक्ति कैसे तो जो नृत्य कर रहे हैं, जो संत कर रहे हैं ना, इन्हीं को तो कहते हैं साहब सिद्ध। ये आपके सामने में नृत्य की थोड़ी सी भाई इसे जूम आउट कर देता हूं ताकि आप आराम से इस नृत्य के दर्शन भी कर सको। ये आपके सामने जसनाती संप्रदाय संत जिसे कहते हैं सिद्ध, और सिद्ध नृत्य करते हैं। और विशेषकर ध्यान रखना ये नृत्य जैसी परवान चढ़ता है ना तो जितने भी अंगारे जो आप देख रहे हो ना, ये अंगारे भरी भीड़ में उछाल दिए जाते हैं। और कहते हैं साहब इतना सत होता है कि भरी भीड़ उछालने के बाद कहते हैं साहब वो संत कहेंगे साहब ये हमने मतीरा फोड़ा है। यानी इस प्रक्रिया को मतीरा फोड़ना कहा जाता है। मतीरा फोड़ना कैसे? कि जिस पर मतीरे के फोड़ने के बाद बीज उछलते हैं ना, उसी प्रकार के मतीरा हम फोड़ चुके हैं। और अब ये मतीरे फोड़ने के बाद आपके ऊपर जो अंगारे उछलते हैं ना, ये अंगारे नहीं बल्कि ये मतीरे के बीज है। और अगर इस चैनल पर आया हुआ कोई व्यक्ति जसनाती संप्रदाय का है तो उन्हें तो ये ध्यान होना चाहिए कि जितनी भी जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ ये वास्तविक प्रक्रिया है ना। ऐसा होता है साहब। तो इतनी आध्यात्मिकता वास्तव में इस संप्रदाय में है कि भाई इस संप्रदाय में आध्यात्मिक मीन ये कि जलते अंगारों पर नृत्य करेंगे, और नृत्य खुद करेंगे संत, लेकिन बाद में वो अंगारे भी कहते हैं साहब भरी भीड़ उछाल दिए जाएंगे। और उस समय कहते हैं साहब ये प्रक्रिया कौन सी है? मतीरा फोड़ना। और ये वास्तव में होता है। तो इससे ये भाई जाहिर होता है कि साहब आध्यात्मिकता और धर्म वास्तव में अगर आत्मा से इन चीज़ों को माना जाए ना तो आज भी जिंदा है। कुमकुम पालीवाल कहते हैं जलते नहीं है क्या? नहीं जलते हैं तभी तो उछाल रहे हैं। अगर जलते बलते होते तो एफआईआर दर्ज हो जाती है ना। और ऐसे अगर जलते बलते मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ आध्यात्मिकता आज भी जिंदा है ना। पूर्ण रूप से अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से काम करे ना, अपनी लगन के साथ काम करे ना। अरे साहब ऐसा बहुत जगह होता है, आप भवन नृत्य नहीं देखते क्या? नंगी तलवारों पर होते हैं तो मगन हो गए। और बड़ी कह सकते साहब हो सकता है कोई ऐसी तकनीक होगी, लेकिन जो भी है इसमें कोई जलने वालने की प्रक्रिया नहीं है। कारण कि अगर ऐसी जलने वालने की प्रक्रिया होती ना तो मेरा तो मानना कि राजस्थान में सर्वाधिक हर थाने चौकी और हर जगह किसी भी थाने चौकी के अंदर आज सर्वाधिक केस साहब अंगारा से उछलने से जलने वाले व्यक्तियों के होते हैं, है ना। ऐसा कदापि नहीं हुआ है ना। तो ये पूर्ण रूप से भाई आस्था का मामला है। तो आस्था और श्रद्धा के साथ ऐसा नृत्य किया जाता है जिसमें ना तो कोई जला है ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है। तो आप तो बड़े ही भाई श्रद्धा से, बड़े कैसे सोचा बिना कोई तर्क दिए और पूर्ण रूप से श्रद्धा से और भक्ति निभाते हुए होता है ना सही भाई अपने को शुद्ध भक्त बनना है। अंधभक्त की बात नहीं कर रहा हूँ बस, लेकिन शुद्ध भक्ति के तौर पर आप ये सारी चीजें ना पूर्णतः ईमानदारी के साथ अपनी आत्मा में ग्रहण कर सकते हो कि साहब ऐसा होता है कि अंगारे उछाले जाते हैं, ना कोई जला है ना कोई गांव में कहते हैं ना बला है ना। तो ये पूरा दृश्य मित्रों कौन से सर का है? कतरिया सर का है। और आगे चलते हैं। अब जैसे बीकानेर आप जाते हो ना, उस बीकानेर का आपको चित्रशैली प्रसिद्ध आती है और चित्रशैली की याद आती है। और बीकानेर चित्रशैली में आप देख सकते हो साहब जो चित्र सर्वाधिक है ना, एक तो चित्र किनके साहब श्रीमद् भगवद गीता के चित्र है ना। उसी प्रकार राग रागिनियों के चित्र है, ये आप देख सकते हो साहब, राग रागिनियों के चित्र वगैरह देख सकते हो। यहाँ आप श्रीमद् भगवत कथा से संबंधित चित्र देख सकते हो। ये जो कला मित्रों याद करो, थोड़ी देर पहले आप लोग जिक्र कर रहे थे उस्ता कला। ये जो कला कौन सी है? मथेरणा कला। तो ये मथेरणा शैली है, उस्ता शैली है, राग रागनियाँ है, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण, 12 मासा, पंचमासा, षडमासा, ये सभी चित्र है ना ये बीकानेर शैली के प्रसिद्ध हैं। और इसी बीकानेर शैली में चित्रकारों की विशेषता है ये अपने चित्र के नीचे खुद का नाम लिखते हैं, इसीलिए बीकानेर के चित्रकार उस्ताद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनके बहुत प्रसिद्ध उस्ताद और वे हैं, जैसे एक नाम सुना हो तो साहब उस्ताद हिसामुद्दीन उस्ताद, एक रुकनुद्दीन है, उनके साथ अली रजा है, हसन है, रामलाल है। तो रामलाल, हसन, अली रजा ये तो तिगड़ी मानी जाती है। रामलाल, हसन, अली रजा है ना, इन तीनों की तिगड़ी मानी जाती है। बहुत अच्छे चित्रकार थे, है ना। और ये बाकी दैरणा कौन सी कला? मथेरणा कला। वैसे मथेरणा कला को कांच पे आप नहीं ले सकते, कांच का मूलतः पूरा कांच का नहीं कह सकते। मथेरणा कला का तात्पर्य क्या सुनो, होता क्या किसी धार्मिक स्थल पर, बड़े गौर सुनना,
किसी धार्मिक स्थल पर धार्मिक व पौराणिक कथाओं से संबंधित बनाए गए भित्ति चित्र है ना, वो क्या कहलाते हैं? मथेरना, है ना। दूसरे शब्दों में बता देता हूँ, किसी मंदिर में किसी दीवार पर श्रीमद् भगवत गीता, रामायण या फिर कोई भी ऐसी कोई कथा हो, उस कथा से संबंधित दीवारों पर जो चित्र बना रखे हैं ना, वो चित्र मित्रों कौन सी कला के हैं? मथेरना कला के, है ना। तो ये मथेरना कला, ये उस्ता कला और ये जितने भी जो चित्र शैली सारे कौन से नेर किए? बीकानेर। पूछ ले सर्वाधिक विकास किसने किया? तो बीकानेर के महाराजा का एक नाम याद रखना प्यारे परीक्षार्थियों, अनूप सिंह है। कौन सा सिंह है? अनूप सिंह के समय की बात है। वैसे ध्यान रखना, ये उस्ता कला का सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के उस समय हुआ था, लेकिन ये पहली बार उस्ता जो कलाकार थे ना, ये राय सिंह के समय आ चुके थे अकबर के काल में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली बार ये उस्ता आ गए थे अकबर के समय भी, यानी दिल्ली से जयपुर भेजने, बीकानेर भेजने वाला कौन था? अकबर था। लेकिन सर्वाधिक जो विकास किया ना, वो कौन से सिंह किया? अनूप सिंह ने। और अनूप सिंह के समय दिल्ली में मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। बिल्कुल तारीख अंकित करते हैं चित्रकला में, सही बात कह रहे हो आंसू आप। अब उसी प्रकार यहाँ पर दो आपको संस्था नजर आ रही है। एक तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1955 में स्थापित हुआ था जयपुर में, लेकिन बाद में कहते हैं साहब 1966 ईस्वी में इसका कार्यालय का स्थापित कर दिया मित्रों इधर बीकानेर में। और ये विशेष का ध्यान रखना, ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, यहाँ पर राजस्थान से जुड़े हुए इतिहास के जितने भी प्राचीन जो ग्रंथ है ना, वो ग्रंथ रखे हुए साहब अभिलेखागार में। और इसी के निकट ही ध्यान रखना है एलपी टेसिटोरी। अरे कौन सी टोरी? टेसिटोरी। और टेसिटोरी की कह सकते हो साहब छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी। और छतरी बनी थी 1919 ईस्वी में, और छतरी बनाई थी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। और टेसिटोरी का नाम तो आपको याद ही होगा, याद करो साहब, इटली निवासी टेसिटोरी जिन्होंने चारण साहित्य पर शोध किया, है ना। और टेसिटोरी वही है जिसने पृथ्वीराज को डिंगल का हेरोंस कहा था, आगे बताऊंगा, है ना। उसी प्रकार राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। 1900 तो फिर से सुनना, राजस्थान राज्य अभिलेखागार पहले कहा था? जयपुर में। और वो स्थापित कब हुआ था? 1955 में। लेकिन कहते हैं साहब दोबारा 1966 में इसका कार्यालय कहाँ स्थापित कर दिया? अपने बीकानेर में। और उसी प्रकार राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी है ना, ये 1983 में कहाँ स्थापित हुई है? जयपुर में, सॉरी बीकानेर में। और ये आपके अंदर का नजारा है साहित्य अकादमी का। और आगे चलते हैं। अब उसी प्रकार यहाँ 3 विश्वविद्यालय भी बने हुए हैं। अब देना साहब, स्वामी केशवानंद कृषि जो विश्वविद्यालय है ना, इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी मित्रों 1987 ईस्वी में। बड़े गौर से सुनना मेरी एक एक बात को। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापना 1927 में हो चुकी थी, लेकिन जो स्वामी केशवानंद जो नाम रखा गया था ना, ये नाम रखा था मित्रों फिलहाल 28 जुलाई 2010 ईस्वी को। 28 जुलाई 2010। तो इससे पहले केवल नाम था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय जो कौन से बीकानेर में था, स्थापित हुआ 1987 में, लेकिन स्वामी केशवानंद नाम रखा गया था 2010 में। और स्वामी केशवानंद नाम सुने होगा, इन्हें शिक्षा संत भी कहा जाता है, शिक्षा संत भी। और इनका बहुत बड़ा कहते हो साहब संग्रहालय बना हुआ सगरिया के अंदर, सगरिया हनुमानगढ़ के अंदर। आगे चर्चा करूंगा, कोई हनुमानगढ़ पढ़ूंगा उस समय। उसी प्रकार दूसरा है पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। पशु चिकित्सा पशु विद्यालय ये बना था मैं तो ध्यान रखना 2010 के अंदर। 2010 में कोई डेट पूछे तो बता देना साहब 13 मई है। तो 13 मई 2010 को बना था पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये पहला यहाँ पर स्थापित हुआ था। उसी प्रकार महाराजा गंगा सिंह बीकानेर विश्वविद्यालय, वैसे इस विश्वविद्यालय स्थापना 2003 में हो गई थी, 1 जून 2003 में। लेकिन पहले इस विश्वविद्यालय का नाम था मित्रों बीकानेर विश्वविद्यालय। विशेषकर ध्यान रखना, इसका नाम बीकानेर विश्वविद्यालय नाम था, लेकिन वर्तमान इसका नाम जो गंगा सिंह नाम हुआ ना, ये नाम हुआ था मित्रों 10 जनवरी 2009 को। 10 जनवरी 2009। तो मित्रों ये नामकरण में परिवर्तन किया गया है। तो मित्रों यूनिवर्सिटी आपके सामने कितनी बतानी है? 3 यूनिवर्सिटी है। स्वामी केशवानंद स्थापना 1987 में, नाम रखा 2010 में। अच्छा कौशल्या में लग रहा है हमारी यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। उसी प्रकार पशु चिकित्सालय है ना, ये स्थापित हो गया था ध्यान 2010 में। ये राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सालय, ध्यान रखना चिकित्सालय बोले प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय है ना। और गंगा सिंह यूनिवर्सिटी स्थापना 2003 में हुई, पहले ना बीकानेर यूनिवर्सिटी था और अब हो गया कौन सा महाराजा गंगा सिंह। और ये बात आप भली बात ही जानते हो कि राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय ना, उनके पुराने नाम कुछ और थे और नए नाम कुछ और है। जिस प्रकार उदाहरण दूं, फिलहाल मैं जोधपुर के अंदर हूँ,
इस विश्वविद्यालय का नाम पहले जोधपुर विश्वविद्यालय था, वर्तमान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय हो गया। उसी प्रकार अपने राजस्थान का सबसे पहला विश्वविद्यालय जयपुर वाला, उसका नाम राजपूताना विश्वविद्यालय था, अब नाम राजस्थान विश्वविद्यालय है ना। तो ऐसे कई सारे विश्वविद्यालय हैं जिनके नामों में परिवर्तन हुआ साहब, और ये आपको ध्यान रखना है ना। बिल्कुल अटूट क्लासेज हो, मैं अच्छा हूँ। तो मित्रों ये 3 यूनिवर्सिटी है और 3 ही महाविद्यालय बीकानेर में, तो 3 ही विश्वविद्यालय और 3 ही महाविद्यालय कौन से नेर में है? बीकानेर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। अब बीकानेर के बहुत प्रसिद्ध मेले हैं। वैसे मेलों के नज़ारे पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन ये लिस्ट क्यों लेकर आया हूँ कि ताकि आप एक ही समय वन टाइम में क्लिक करके आप ये सेव कर सको, ताकि जब भी मेले आपको याद करने उस प्रकार आप मेले याद कर लें। मित्रों करणी माता का मेला देशनों बीकानेर में बता चुका, नवरात्र के अंदर है ना। ये नवरात्र में ध्यान रखना, एक तो चैत्र और दूसरे आश्विन नवरात्र है ना। तो आश्विन और चैत्र माह में कपिल मुनि का मेला, कॉलेज कार्तिक पूर्णिमा को, जम्बेश्वर मेला मुकाम तालवा नौका में, और वर्ष में 2 बार, एक तो फाल्गुन और दूसरी आश्विन अमावस्या। लेकिन मुख्य ध्यान रखना फाल्गुन अमावस्या का मुख्य कौन सा है। उसके बाद नागणेची माता बीकानेर नवरात्र में। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साहब राजस्थान में अनेकों देवियों के मेले नवरात्र में ही लगेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर करणी माता का मेला भी नवरात्र में, नागणेची माता का मेला भी नवरात्र में। और नागणेची माता जिनके 18 भुजाएं हैं, इस देवी का मुख्य मंदिर तो मंडोर जोधपुर के अंदर है, लेकिन सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ हमने देखा था? बाड़मेर के अंदर है। और एक अन्य मंदिर कहाँ? बीकानेर में। और बीकानेर में कहते हैं साहब इस नागणेची माता के मंदिर का निर्माता पूछे बताना, राव बीका। राव कौन है? तो राव बीका कहते हैं साहब नागणेची माता का मंदिर कहाँ बना रहे हैं? बीकानेर में। एक चंद्रनी चेरी का मेला है, ये सेवकों का मेला माना जाता है, और ये देशनोक में फाल्गुन सुदी सप्तमी को लगता है। निर्जला 11 लक्ष्मीनाथ के मंदिर में लगता है, और बीकानेर में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, और थोड़े दिन पहले गई है निर्जला 11, अरे गई ना, जिसे हम दूसरी भाषा आंबा 11 कहते हैं है ना। उसी प्रकार भैरोजी का मेला लगता है कोट मेदेश्वर का भादु सुदी त्रयोदशी को। अब देखना साहब, ये जो कोट मेदेश्वर है ना, ये एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, और ये तालाब बनाया था कहते हैं साहब राव बीका ने। बड़े गौर सुना, राव बीका ने ये तालाब बनाया था। और कोट मेदेश्वर ध्यान रखना कहते हैं साहब जोधपुर की महारानी साहिबा थी, तो जोधपुर की महाराणा साहिबा की याद में कहते हैं साहब बीकानेर में तालाब किसने बनाया था? राव बीका ने। यहाँ भट्टा पीर का उर्स भी लगता है, गजनेर में लगता है। और गजनेर कौन सा? वही याद करो जो गजनेर अभ्यारण्य है, गजनेर जो झील है, गजनेर जो महल है ना, उसके निकट कहते हैं साहब वहां पर कैसे मजार बनी हुई है, और वहां पर कहते हैं साहब भट्टा पीर का क्या लगता है भाई? उर्स लगता है। लेकिन ये उर्स लगता है, वैसे ध्यान रखना ये भट्टा पीर का उर्स बोले तो साहब मुस्लिम संत है, लेकिन मेला लग रहा है भक्ति परंपरा के अनुसार है ना। हाँ जी, उसी प्रकार देखिए अब महान व्यक्तित्व की बात करें ना, तो यहाँ पर बीकानेर में, वैसे मैं फिर से कह रहा हूँ, बीकानेर में राज्य करने वाला वंश कौन सा था? राठौड़ वंश था। शुरुआत किसने की? राव बीका ने की। राव बीका के बाद याद रखना मित्रों, राव कौन? नरा आएगा। उसके बाद राव लूणकर्ण आएगा बीकानेर में, याद रखो कलयुग का करण। लूणकर्ण के बाद कौन है? याद रखो जैत्र सिंह। जैत्र सिंह बाद कौन है? कल्याणमल। कल्याणमल बाद कौन है? राय सिंह, जिसे कहते हैं राजपुताने का करण। उसी प्रकार अब आगे आ गया करण सिंह, मथिरे की राड याद रखनी है। उसी प्रकार गंगा सिंह जो आधुनिक निर्माता भी कहलाता है। उसी प्रकार ध्यान रखना, उसी गंगा सिंह ने एलपी टेसिटोरी की जो समाधि बनाई थी ना, उसी टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था डिंगल का हेरोस। अब ये कौन है सुनो, पृथ्वीराज राठौड़ है ना, ये बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र है। कौन से मल है? कल्याणमल के पुत्र है। और मित्रों ध्यान रखना, इसी पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने जागीर दी थी, गागरोन की जागीर। कहाँ की जागीर दी थी? और गागरोन वर्तमान कहाँ मित्रों? याद करो साहब झालावाड़ के अंदर। और यहाँ बैठकर डिंगल भाषा में, बड़े गौर से सुनना, डिंगल भाषा में इन्होंने ग्रंथ लिखा, और ग्रंथ का नाम था वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात। फिर से बोल रहा हूँ, वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात। वेली का मीन होता है विवाह, ख्यात का मीन होता है बात। तो कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की बात लिखने वाले कौन है भाई? पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं साहब डिंगल का हेरोंस। डिंगल का क्या है? हेरोंस। तो मित्रों जानना, डिंगल का हेरोंस कौन सा राजा? पृथ्वीराज राठौड़ है। और इन्हीं पृथ्वीराज राठौड़ की धर्मपत्नी है ना, उन पत्नी का नाम मित्रों किरणबाई। और किरणबाई का भी नाम राजस्थान की महान महिला व्यक्तित्व की बात आती है, उस समय नाम याद आता किरणबाई का। और किरणबाई वो महिला थी
जिस महिला ने दिल्ली के 9 रोज उत्सव के समय भरे उस मेले में कहते हैं साहब वेश बदल कर आए हुए अकबर को पहली बार पहचाना था। कहते हैं साहब वो जो मेला लगता था रात्रि काल में केवल महिलाओं का मेला था, उस मेले में पुरुषों के आगमन पर रोक लगी हुई थी। तो कहते हैं साहब वेश बदल कर कंबल ओढ़ कर कहते हैं साहब आया कौन था? अकबर है। और उस अकबर को कहते हैं साहब भरी भीड़ में भरे मेले में पहचानने वाली और कहते हैं साहब उसकी कलाई पकड़ने वाली जो वीरांगना थी उसका नाम था किरणबाई, और किरणबाई के पति का तो नाम है श्रीमान पृथ्वीराज राठौड़, है ना। तो मित्रों ये पृथ्वीराज राठौड़ है ना, ये राज सिंह के भाई है, इन्हें डिंगल का हेरोंस कहते हैं। और बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ, याद रखना मित्रों, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। इनका दूसरा ग्रंथ याद रखना गंगा लहरी, है ना। तो गंगा लहरी और वेली कृष्ण रुक्मणी लिखने वाले कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। और इनका जन्म पूछे तो 6 नवंबर 1549 को और मृत्यु 1600 में हुई। और मृत्यु कहते हैं साहब इनकी दक्षिण भारत में हुई थी। कौन से भारत में हुई थी? दक्षिणी भारत में। और आगे चलते हैं, महान व्यक्तियों की बात करते हैं तो व्यक्ति आता अमरचंद भाटिया, 1793 से 1858 ईस्वी तक। अब 58 57 है ये, हाँ बिल्कुल 57। अब देखना मित्रों 1793 से 1857 अमरचंद भाटिया। अभी अमरचंद भाटिया तो आपको याद आ ही गया होगा, याद आ रहा कुछ? याद करो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नाना साहिब और ग्वालियर के तात्या टोपे को आर्थिक सहायता देने वाले उद्योगपति कौन थे? अमरचंद भाटिया थे। और इन्हीं अमरचंद भाटिया को तो कहा जाता साहब 1857 ईस्वी की क्रांति का भामाशाह। याद है मेरे प्यारे परीक्षार्थियों? अब भामाशाह आती, इस भामाशाह नाम की भी पूरी बाल की खाल निकालनी है। वास्तविक भामाशाह वो था जिसने महाराणा प्रताप की थी आर्थिक सहायता। राजस्थान का दूसरा भामाशाह पूछे तो जमनालाल बजाज। राजस्थान के क्रांतिकारियों का भामाशाह पूछे तो दामोदर दास राठी। उसी प्रकार कहते हैं साहब राजस्थान में भाई 1857 क्रांति का भामाशाह पूछे तो अमरचंद भाटिया है ना। और अमरचंद भाटिया को कहते हैं साहब ये है राजस्थान का प्रथम शहीद है। प्रथम कौन है? शहीद है। और इन्हें तो कहा जाता है साहब राजस्थान का मंगल पांडे। कौन सा पांडे? मंगल पांडे। और प्यारे परीक्षार्थियों मंगल पांडे तो आपको याद आ ही गया होगा। हिंदुस्तान में पहली बार फांसी चढ़ने वाले कौन से पांडे थे? मंगल पांडे। और राजस्थान में पहली बार फांसी चढ़ने वाले मित्रों कौन से भाटिया है? अमरचंद भाटिया। तो इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो मित्रों अमरचंद भाटिया ये भी आप कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के ही निवासी थे। उसी प्रकार आगे बात करें तो यहाँ के महाराजा का नाम याद रखना, करणी सिंह याद रखना है। करणी सिंह का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1924 को, निधन हुआ था 1988 को। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था 1988 ईस्वी में करणी सिंह का निधन हुआ। और निधन होने पर कहते हैं साहब इनकी छतरी है ना, छतरी कहाँ पर बनी थी? देवकुंड सागर में। याद आ रहा कुछ कुछ, है ना। तो देवकुंड सागर में जो अंतिम छतरी अब तक की बात कर रहा हूँ वो किसकी है? करण सिंह की। सबसे पहली छतरी किसकी है? कल्याणमल की। अब करण सिंह जी कैसे भाई क्यों याद रखना है? आप बहुत बड़े कहते हैं साहब निशानेबाजी के लिए माने जाते थे, है ना, तीरंदाज कह सकते हो साहब। तो बहुत बड़े निशानेबाज कौन माने जाते हैं? करण सिंह जी। और 1952 से 1977 25 साल तक लोकसभा के सदस्य के रूप में भी सेवा दी है ना। यानी 1952 से लेकर 1952 से 1977 तक आप लोकसभा सांसद भी रहे हुए हैं, लोकसभा सांसद भी रहे हुए हैं। और साथ ही साथ 1980 में करणी सिंह अपनी ओलंपिक खेलों में भाग लिया और इतिहास इनका निधन हो गया। इससे पहले की बात करें तो पहली बार कहते हैं साहब निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार से जो सम्मानित जो कह सकते हो खिलाड़ी है ना, वो नाम याद रखना मित्रों कौन से सिंह का? करणी सिंह का। तो आप मित्रों लोकसभा सांसद तो थे ही थे, बहुत बड़े कह सकते हो साहब खिलाड़ी थे। और आप कह सकते हो साहब इन्होंने ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि साहब पहले अर्जुन अवार्ड की बात आए ना, तो राजस्थान का प्रथम अर्जुन अवार्ड पूछो तो ध्यान ना कौन से सिंह का बताना है? करणी सिंह का बताना है। और आप राठौड़ राजघराने से संबंधित है, आप राज परिवार से संबंधित है। हाँ जी। और आगे चलते हैं। अब देखना साहब ये तो महान मैंने बताया था ना व्यक्तियों के नाम थे। उसी प्रकार महान व्यक्तित्व में एक नाम आपको और याद रखना मित्रों, अल्लाह जिलाई बाई का। अल्लाह जिलाई बाई का। और मित्रों रहना जो अल्लाह जिलाई बाई है ना, इन जिलाई बाई के लिए कहा जाता साहब आप बीकानेर की बहुत बड़ी मांड गायिका थी। बीकानेर कौन सी गायिका थी? मांड गायिका थी। और कहते हैं साहब आप अल्लाह जिलाई बाई
इनके बारे में कहते हैं साहब, इनका ही तो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनका बहुत प्रसिद्ध गीत है। और गीत कौन सा, वो याद रखो, केसरिया बालम, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश है। तो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश है। गीत लिखने वाली कौन थी, अल्लाह जिलाई बाई, और इन्हें दरना राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। वैसे केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश वो गौरी देवी ने भी गाया था, लेकिन पहली बार गाने वाली पूछे तो अल्लाह जिलाई बाई बताना है। और मित्रों, अल्लाह जिलाई बाई थी ना, ये बीकानेर राजघराने में रहती थी, है ना। 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखना है साथ ही साथ में, है ना। लेकिन इनके बारे में गायकी की बात करें ना, तो इन्हें 1982 ईस्वी में इस मांड गायन के लिए कहते हैं साहब पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो पद्मश्री सम्मानित महिला पूछे ना, तो मांड गायिका कौन सी बाई है, अल्लाह जिलाई बाई है ना। तो अल्लाह जिलाई बाई का भी कनेक्शन कौन से नेर से है, बीकानेर से, ये भी ध्यान रखें। इसी प्रकार बीकानेर में ध्यान रखना गौरी देवी भी है ना, वो भी बहुत बड़ी मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध हुई है ना। तो अल्लाह जिलाई बाई और गौरी देवी दोनों का कनेक्शन कौन से नेर से, बीकानेर से। लेकिन ध्यान रखना, अल्लाह जिलाई बाई तो बीकानेर में रही थी, लेकिन गौरी देवी कह सकते हैं साहब बीकानेर जन्म भले हुआ, लेकिन आप रहती कौन से पुर में थी, जोधपुर के अंदर थी। तो जोधपुर और बीकानेर दोनों जो कनेक्शन था गौरी देवी का, लेकिन केवल बीकानेर पूछो तो अल्लाह जिलाई बाई है। इसी प्रकार ध्यान रखना, इसी बीकानेर के अंदर यहाँ एक बहुत बड़े देवता का नाम भी आपको याद रखना, बिग्गा जी। क्या नाम याद रखना है, बिग्गा जी। और बिग्गा जी का कहते हैं साहब मंदिर बना हुआ, और मंदिर बना मित्रों एक स्थान का नाम है रीडी बीघा। कौन सा बीघा है, रीडी बीघा। और आप ध्यान रखना, गायों के मुक्तिदाता माने जाते हैं, गायों के कौन से दाता है, मुक्तिदाता है। साथ ही साथ यहाँ एक जाति कभी नाम सुना तो जाखड़ जाति, कौन सी है, और जाखड़ जाति के कुल देवता माने जाते हैं। इनका मेला हर वर्ष अंग्रेजी तारीख के मुताबिक लगता है मित्रों 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को हर वर्ष कहते हैं साहब रीडी बीघा में मेला लगता है। इनका बिग्गा जी का मेला लगता है ना। तो ये बिग्गा जी है, इनका भी ध्यान जिक्र अपने को भाई याद रखना किसके समय, भाई अपने राज्य बीकानेर पढ़ते समय। तो प्यारे परीक्षार्थियों, बीकानेर पढ़ो तो महान व्यक्तियों का नाम याद रखना बहुत आवश्यक है। अल्लाह जिलाई भी ध्यान रखना, उसी प्रकार बिग्गा जी का नाम भी ध्यान रखना। और बिग्गा जी राजस्थान के कहते हैं साहब उन देवताओं में सम्मिलित जो गायों के कौन से दाता है, मुक्तिदाता माने जाते हैं। अब आपके सामने परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है, और जब जब मैं आपको जिला दर्शन पढ़ाता हूँ ना, उस समय आपको हर दिन बताता हूँ कि साहब इतने देर जो आपने पढ़ा ना, वो तो आपने व्याख्या सहित है, यानी उस स्थान के बारे में पूरी व्याख्या सहित आपने विशेषता देखी। अब आपको मैं केवल फैक्ट बता रहा हूँ जो परीक्षा उपयोगी है। ऐसे फैक्ट जो कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और या फिर आगे पूछे भी जाएंगे, तो अब ये फैक्ट है ना, ये विशेषकर याद रखना। इतनी देर तो कोई नहीं, साथ में आपने देख लिया, लेकिन अब इन पे ध्यान एकाग्रचित तो कर एक आप जो मैं फैक्ट बता रहा हूं इनके बारे में विशेषकर आप साथ ही साथ याद करते जाना और स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र वो है जोड़बीड़ में, और ये एशिया का प्रथम उष्ट अनुसंधान केंद्र माना जाता है। ऊंट को ध्यान रखना उष्ट्र भी कहा जाता है, ऊंट को क्या कहते हैं, उष्ट्र। ये याद रखने लायक बातें हैं ना। अब एकाग्रचित होकर किसी प्रकार की हथई को छोड़कर सीधा याद रखो। उसी प्रकार गजनेर अभ्यारण्य जो आपको बता चुका, बड़े पक्षी जिसे रेत का तीतर या इंपीरियल सैंड ग्राउंड्स भी कहा जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। थोड़ी देर पहले बताया था गजनेर अभ्यारण्य, निर्माता कौन, गज सिंह थे। तो गज सिंह ने जो गजनेर अभ्यारण्य बनाया ना, उस समय उस अभ्यारण्य में सर्वाधिक कौन से बटड़ बोलते रेत के तीतर है ना, वो सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, गजनेर बीकानेर में। और यहाँ पर जंगली सूअर भी है और जंगली तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो रेत का तीतर है, जंगली सूअर है और जंगली तीतरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, गजनेर अभ्यारण्य। कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। कंवर सेन इंदिरा गांधी नहर का जनक कंवर सेन को कहा जाता है, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। थोड़ी देर पहले बताया, पूछे कब गया तो बताना 1956 में गया। और पद्म पुरस्कार प्राप्त पाने वाले राजस्थान के प्रथम जो व्यक्ति थे ना, ये मित्रों कौन थे, कंवर सेन थे। बड़े गौर सुना, पहली बार जिन्हें पद्म भूषण मिला ना, वो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे, इंजीनियर कंवर सेन। और इन्हें ध्यान रखना इंदिरा गांधी नहर का जनक भी कहा जा सकता है। वास्तुकारी इन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी। अब साथ ही साथ देखते जाना, गामा चैम्बर 2010 बाबा परमाणु अनुसंधान संस्थान मुंबई का राज्य में प्रथम चैम्बर बीकानेर विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। जो ये गामा चैम्बर 2010 है ना, ये बाबा परमाणु अनुसंधान है उसके कैसे तो सब बैनर तले है। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये बीकानेर विश्वविद्यालय इसकी शुरुआत हुई थी। ऊंट महोत्सव फरवरी माह में होता है, जो आपको पहले बता चुका हूँ। राज्य सरकार ने 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित कर दिया। अब ध्यान रखना,
आपके एक तो राज्य पशु कौन सा, चिंकार है, वो तो है ही है साहब। लेकिन एक राज्य पशु कौन सा हो गया साहब, ऊंट हो गया। लेकिन ना ऊंट राज्य कैसा है, पालतू पशु है, चिंकारा कोई पालतू नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहब बताओ साहब राजस्थान का राज्य पालतू पशु कौन सा, तो बताना ऊंट है तो राज्य पशु, लेकिन स्पेशल आपको अंदर कंडीशन डाल सकते हैं पालतू, चिंकारा पालतू नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखना पालतू पशु कौन सा, ऊंट। सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा का गठन भी गंगा सिंह ने किया 1912 में, बिल्कुल किया था साहब, है ना। ये प्रतिनिधि सभा वही थी जिसके बारे में कहते हैं साहब इन्होंने जॉर्ज पंचम को इतला दी कि साहब यहाँ रियासत जो कालीन जो राजस्थान है ना, अब इस राजस्थान में उत्तरदायी शासन की मांग बहुत ज्यादा जोर शोर से बढ़ गई है। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर खजूर अनुसंधान भी है, तो उष्ट अनुसंधान भी हो गया, खजूर अनुसंधान भी हो गया। जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पूरी द्वार को कर्णपोल कहा जाता है और पश्चिम पोल को चांदपोल कहा जाता है। और इसी कर्णपोल के आगे तो वो पोल बताई थी हमने, सूरज पोल, है ना। तो पूर्व में कर्णपोल और सूरज पोल और पश्चिम में चांदपोल। राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1955 में, ये 1955 का स्थापित हुआ जयपुर में। और बीकानेर पूछो तो कब, 1966 में। डोडा, थोरा, सिंहतल पुरातात्विक स्थल माने जाते हैं। अब सिंहतल पुरातात्विक स्थल तो है ही है, साथ ही साथ मित्रों ध्यान रखना सिंहतल की विशेष बता देता हूँ, ऐड करके लिख देता हूँ। सिंहतल ध्यान रखना, राजस्थान में एक संप्रदाय आपने सुना होगा मित्रों, रामसनेई संप्रदाय। कौन संप्रदाय है, रामसनेई संप्रदाय। और मित्रों रामसनेई संप्रदाय की जो पीठ है ना, वो पीठ कहाँ है, सिंहतल में। सिंहतल कहाँ है, बीकानेर में। पूछ ले यहाँ पर संत कौन है, तो मित्रों संत का नाम है हरिराम दास जी। कौन से दास जी है, तो हरिराम दास जी की पीठ बनी है रामसनेई संप्रदाय का सिंहतल में। रामसनेई संप्रदाय की प्रधान पीठ आपने 2-4 दिन पहले देखी थी भीलवाड़ा के अंदर, याद आ रहा कुछ कुछ। तो मित्रों जानना प्रधान पीठ तो कहा है भीलवाड़ा में, 2-4 दिन मिल गया, कल ही देखी थी शाहपुरा के अंदर, है ना। और ध्यान रखना ये जो अन्य पीठ है ना, सबसे पुरानी अन्य पीठ कहाँ, सिंहतल में। और सिंहतल कहाँ, बीकानेर के अंदर। और आगे चलते हैं, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना है ना, वो कहाँ, झज्जर में। और झज्जर कहाँ, बीकानेर में। ये कुंवर जसवंत सिंह ना राजस्थान के प्रथम विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता बने थे ना, उस समय कहते हैं साहब इन्होंने विधानसभा जो इलेक्शन लड़ा था ना, वो बीकानेर से लड़ा था, ध्यान रखना। जसवंत सिंह यहाँ के नहीं थे, जसवंत सिंह जसोल कहते हैं, जसोल कहाँ है, जैसलमेर के अंदर, सॉरी जसोल बाड़मेर के अंदर है, निवासी बाड़मेर के थे। लेकिन इलेक्शन इन्होंने कहाँ से फाइट किया था, बीकानेर से। लूणकरण से राजस्थान में राजकोट कहा जाता है मूंगफली उत्पादन के लिए, बिल्कुल कहते हैं साहब राजकोट वास्तव में कहा तो भाई ये अपने गुजरात के अंदर है। महाराजा गंगा सिंह है आधुनिक भारत के भागीरथ कहे जाते हैं, और गंगा सिंह को गंग नहर लाने का श्रेय जाता है, बिल्कुल जाता है साहब। 1922 से लेकर 1927 के बीच में ये वो फैक्ट जो आपको डायरेक्ट याद करना है सीधे सीधे। सामरिक महत्व का भूमिगत हवाई अड्डा नाल, और नाल कहाँ पर है, बीकानेर में, है ना। नाल हवाई अड्डा है, वो भूमिगत ध्यान रखना। गंगा निवास पब्लिक पार्क है, इस पार्क का उद्घाटन लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वारा किया गया था 1915, बिल्कुल किया था साहब। भाई गंगा निवास पब्लिक पार्क का उद्घाटन किया था लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने। और गंगा गोल्डन जुबली जो संग्रहालय है ना, उसका उद्घाटन किया था लॉर्ड लिथगो ने। ये दो याद रख लेना बस, वो 1937 है, ये 1915 है। उसी प्रकार मरु त्रिकोण है, जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर, ये मरु त्रिकोण आता है ना। बीकानेरी भुजिया है, पापड़ है, रसगुल्ले है। रसगुल्ले कहाँ के प्रसिद्ध है साहब, बीकानेर के प्रसिद्ध है। हाँ, अनूप गढ़वाल कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर स्थापना 25 नवंबर 2008 को हुई थी। सिंहतल आगे आपके सामने रामसनेई संप्रदाय की पीठ है, संस्थापक हरिराम दास जी है। बीकानेर की हवेलियां आपको थोड़ी देर पहले बता दी, और बता देते हैं। बचावतों की हवेलियां है, रामपुरिया हवेली है, कोठारी हवेली है, मेहता हवेली है। तो 2-4 हवेलियों के नाम याद रखना, कोठारी हवेली, मेहता हवेली, बचावतों की हवेली, रामपुरी हवेली। कोयला पलाना लिग्नाइट की सर्वोत्तम किस्म है, बरसिंहपुरा और गुरहा बीकानेर से होती है। यानी लिग्नाइट की सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है ना, वो ध्यान रखना कौन सा कोयला, जो वो लिग्नाइट जो है ना, वो पलाना में हो रहा है। और पलाना बोले तो बरसिंहपुरा, बरसिंहपुरा बोले तो कहाँ, गुरहा, और है कहाँ, बीकानेर में। वायदा बाजार आयोग बीकानेर में स्थापित हुआ। और बीएसएफ का नया सीमांत मुख्यालय भी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। सीमांत का मैं समझ गए होंगे ना भाई, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और सीमा का अंत बोले तो कहते हैं साहब बीकानेर की सीमा कैसे लगी, पाकिस्तान के साथ। तो उस समय कहते हैं साहब सीमांत जो मुख्यालय ना, ये नया फिलहाल कहाँ बना है साहब, यहाँ बीकानेर के अंदर।
हाँ, कौशल्या मेला नदी नहीं है, बड़ी विडम्बना, लेकिन यहाँ इन लोगों ने भाई बहुत सारी झीलें बना रखी है, बहुत सारी नहरें बना रखी है। इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है, ये बताऊंगा ना। भूख लग गई रसगुल्ले को। अब देखना, राणेरी जो है ना वो देश व राज्य में निजी क्षेत्र का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र है। प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र पूछे तो कहाँ बताओ? राणेरी। और राणेरी वर्तमान कहाँ है साहब? वही बीकानेर में। पृथ्वीराज राठौड़ जी ने बता चुके हैं, पीतल व डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है। प्रमुख रचना है गंगा लेरी है, वेली किशोर रुक्मणी ख्यात है, गंगा जी का दुआ है, ये इनकी प्रमुख रचना है। अब याद करो, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात के दो पात्र, एक तो है पातल और दूसरा है पीतल। पातल माना है महाराणा प्रताप को और पीतल माना जाता है किसको? गंगा सिंह भाई याद करो साहब, इसे पृथ्वीराज राठौड़ स्वयं को। तो अपने आप को तो कहा था पीतल और प्रताप को क्या बोला था? पातल। जिप्सम कहाँ कहाँ होता है ये भी देखना, विसरासर में, कोलायत में और लूणकरणसर में। यहाँ पर कहते हैं साहब जिप्सम की खदानें मिलेगी आपको। और जिप्सम की सबसे बड़ी खान है ना वो विसरासर के अंदर है। विसरासर कहाँ है? बीकानेर में। नौका क्यों प्रसिद्ध है? एशिया देश की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ बनी हुई है? नौका में। और इसीलिए तो ध्यान रखना, इस बीकानेर को ऊन का घर भी कहा जाता है। और ऊन से हमें याद आता है मित्रों, ध्यान रखना, ऊनी कंबल, ऊनी कंबल व कालीन है। कंबल व कालीन भी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। और दूसरी कहाँ की? बीकानेर। कंबल और कालीन भी कहाँ की बताओगे? बीकानेर। बीकानेर को ऊन का घर भी कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी भी कहाँ है? नौका के अंदर है। और नौका वर्तमान कहाँ बताओगे? बीकानेर में। एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास केंद्र है वो भी कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। लूणकरण देश व राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी, ये याद रखना, अपने हिंदुस्तान की पहली जैतून रिफाइनरी है ना वो मित्रों कहां पर बनी है? लूणकरणसर के अंदर है। हाँ प्रेम सिंह, गोट मांगलोद में जिप्सम निकले हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खान का जिक्र हो रहा है। सबसे बड़ी खान है वो विसरासर बीकानेर के अंदर है ना। और आगे देखते हैं, बीकानेर प्रजा मंडल है, स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1936 में। मग्गाराम वैद्य, रघुवीर दयाल गोयल, ये गोयल नहीं, ये गोयल है। तो मित्रों ध्यान रखना, ये गोयल साहब और मग्गाराम वैद्य जिनका जिक्र कर चुका है बीकानेर प्रजा मंडल के समय। ऐसा प्रजा मंडल जिसकी स्थापना हुई है राजस्थान से बाहर। विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र भी बीकानेर में। न्यूनतम नदियां वाला संभाग बीकानेर है। बीच में फिलहाल किसी एक विद्यार्थी का जवाब आया था कि साहब बीकानेर ऐसा संभाग है जहां पर नदियां नहीं है। पूरे संभाग में नहीं कह सकते, सबसे कम कह सकते हो। और बीकानेर संभाग में 2 जिले कह सकते हो, एक तो बीकानेर स्वयं हो गया और दूसरा चूरू। ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। तो बिना नदी वाले ध्यान रखना कौन से? बीकानेर और साथ में ध्यान रखना चूरू। तो पूरा बीकानेर संभाग नहीं बता सकते साहब बिना नदी वाले। तो वैसे गग्गर वगैरह आप नदियां हैं वो निकलती साहब हनुमानगढ़ से, आप भली बात ही समझते हो, है ना। हाँ, तो गंगा हनुमानगढ़ में नदियाँ कम है, न्यूनतम जरूर है, लेकिन यहाँ नहरें बहुत ज़्यादा है। नहरों से वैसे सर्वाधिक खेती यहाँ पर नहरों से होती है ना। लेकिन केवल नहीं है वो बीकानेर और चूरू 2 ही है। एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन है ना वो 10 मेगावाट क्षमता का बैरू खेड़ा बीकानेर में ही स्थित है। सोलर थर्मल कह रहे ऐसा। बीकानेर प्रजा परिषद 1942 में रघुवीर दयाल गोयल की स्थापना की थी। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी है 1983 में, ये बिल्कुल यहाँ अपने बीकानेर में। और यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था प्रश्नोत्तरी में, जागती ज्योत नामक पत्रिका भी संपादित यहीं से होती है। तो 2-3 पत्रिका, माणक हमने बताया था जोधपुर से, मधुमती उदयपुर से। उसी प्रकार जागती ज्योत नामक जो पत्रिका है ना वो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर से प्रकाशित होती है, ध्यान रखना। अब उस्ता कला ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी है। पद्मश्री हिसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध कलाकार है। देश और राज्य की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? बीकानेर में। और कैमल नाम आती है आपको, बीकानेर नाम याद आना चाहिए। बीकानेर जंतुआलय 1922 में राज्य का 3रा जंतुआलय है। राजस्थान की सबसे बड़ी जेल ही कहाँ है? बीकानेर में। और इस जेल की विशेषता भी है कि इसी जेल में कैदियों के द्वारा बनाए गए गलीचे समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये मैं आपको हस्तकला के समय बताता हूँ। यूं तो नमदे और गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक और जयपुर के प्रसिद्ध है। लेकिन बीकानेर जेल में कैदियों के द्वारा बनाए गए गलीचे समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी कैदी जेल के अंदर है और जेल में बैठे बैठे इतनी पूर्णतः ईमानदारी से काम किया कि उनका काम पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हो गया।
है ना। और पूर्णतः ईमानदारी से काम करने का कारण ये कि साहब जेल में बैठे हैं साहब, जेल के अंदर कोई कामकाज है ही नहीं। कामकाज अंदर क्यों नहीं है कि कामकाज जो बाहर था वो बाहर करके ही अंदर गए हैं, अब अंदर कोई काम है ही नहीं, पूर्णतः ईमानदारी से गलीचे बना रहे हैं साहब। तो समूचे विश्व में गलीचे कौन सी जेल के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर जेल के। पशु चिकित्सालय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये 13 मई 2010 को स्थापित हुआ और ये प्रथम पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये भी ध्यान रखना। कोट में देसर है, भैरू जी का मंदिर है, निर्माण राव बीकानेर रहता है, भैरू जी की प्रतिमा भी लगाई थी, है ना, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसी प्रकार महाराजा गंगा सिंह बीकानेर विश्वविद्यालय स्थापना 1 जून 2003 को हुई थी, है ना। वर्तमान नाम 10 जून 2009 को रखा गया। केशवानंद 1987 स्थापना हुई, वर्तमान ये नाम 28 जुलाई 2010 को रखा गया। बीकानेर चित्र शैली, इस शैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का शासनकाल है। इस शैली के चित्र का चित्र बना उनके नीचे अपना नाम और तिथि लिखते हैं। रामलाल, हसन और अली रजा, मैं आपको पहले कह चुका साहब त्रिकूट माना जाता है इनका, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी। रामलाल है, हसन है, अली रजा है। और ये बीकानेर चित्र शैली के जो चित्रकार है उस्ताद कहने का कारण ये कि चित्र के नीचे अपना खुद का नाम और तिथि यानी डेट भी अंकित करेंगे, नेम एंड डेट। राजस्थानी विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? बीकानेर में। फिर से ध्यान रखना, ऊंट अनुसंधान केंद्र, मंदिर शोध प्रतिष्ठान, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेर अनुसंधान और खजूर अनुसंधान, ये सब के सब कौन से नहर में है? बीकानेर में। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है, उत्तर भारत की एकमात्र सिरेमिक प्रयोगशाला, वो भी कहाँ है? बीकानेर में। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है ना, ये पार्क भी कहाँ मित्रों? बीकानेर में। मथेरना कला, साथ में याद रखो उस्ता कला, ये सब की सब कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। अनूप महल जिसका बता दिया था, इसका निर्माण अनूप सिंह द्वारा करवाया गया। ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ बीकानेर के जितने भी शासक है ना, उन शासकों का राज तिलक है ना उस अनूप महल में ही होता है ना। और इमारत में सोने की कलम से काम किया हुआ है। तो सोने की कलम या फिर कैसे साहब स्वर्ण चित्रकारी हुई ना, वो कहाँ हुई साहब? अनूप महल के अंदर हुई है ना। तो ये विशेष का ध्यान रखना। और अनूप महल में बीकानेर के महाराजाओं का राज्याभिषेक होता। अब उसी प्रकार कूपी है, ऊंट के चमड़े से निर्मित एक विशेष जल पात्र, उसे कूपी कहा जाता है ना। इसकी भी चर्चा मैं करता हूँ। ऊंट के चमड़े से बना हुआ जल पात्र उसे कहते हैं कूपी। और इसी कूपी के तो हम दूसरी गांव की भाषा में पखाल कहते हैं। तो कूपी और पखाल एक ही है। कई बार आप विद्यार्थी नाम सुना होगा, अरे नाम सुना ना भाई, एक होती है कूपी, एक होती है पखाल, एक ही बात है। जिसे कूपी कहते हो उसे पखाल भी कहते हो। और पखाल याद करो, पुराने जमाने में गांव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती थी, सुना तो होगा ही ना। गांव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती ना, उस समय कहते हैं साहब दूर दराज कुओं से कहते हैं साहब गांव के लोग जब पानी लेकर आते ना, वो पानी किस में लाते थे? पखाल में। और पखाल याद करो अक्सर किस पर रखी जाती थी मित्रों? पाटे की पीठ पर रखी जाती थी। 2 बड़ी बड़ी थैलियां होती है साहब, चमड़े की बनी हुई होती है, दूर दराज कुएं से पानी लाते। तो दोनों तरफ कहते हैं साहब जो थैलियां जो बकेट बने होते थे ना, दोनों बकेट में कहते हैं साहब पानी भरा हुआ रहता था। अब इतना भरा हुआ पानी हर कोई तो ला नहीं सकता, या तो ऊंट की पीठ पर है या फिर पाटे की पीठ पर है। और पाटा का मीन तो समझते होंगे ना, अरे वही साहब भैंस का छोरा होता है उसे पाटा कहा जाता है ना। तो पाटे की पीठ और ऊंट की पीठ का काम लेते थे साहब पखाल लाने के लिए। और पखाल में कहते हैं साहब क्या लाते थे? पानी। उसी प्रकार पुंगल भेड़ वंश भी है, इसकी उत्पत्ति स्थित पुंगल तहसील बीकानेर है, इसका अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। तो भेड़ अनुसंधान केंद्र है ना, ये भी कहाँ हो गया साहब? पुंगल भेड़ का बात कर रहे हैं, ये भी कहाँ? बीकानेर के अंदर। तो उष्ट अनुसंधान केंद्र है, बेर अनुसंधान केंद्र है, खजूर अनुसंधान केंद्र है। और अब आपके आ गया साहब पुंगल भेड़ वंश अनुसंधान केंद्र है, तो ये भी कौन से नहर में? बीकानेर में ना। तो बहुत सारे अनुसंधान आप बीकानेर होते हैं, बेर होते हैं, खजूर होते हैं, ऊंट भी ले लो, भेड़ भी ले लो। दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है ये बीकानेर रियासत से संबंधित है, बिल्कुल ऐसा। वर्तमान दूध व खारा चूरू में, बिल्कुल ऐसा। हम आपको दूध व खारा पढ़ाते हैं ना, उस हम बताते हैं साहब बीकानेर में मग्गाराम वैद्य, याद करो हनुमान सिंह, याद करो बीरबल। और यही इस आंदोलन के तहत तो बीरबल शहीद हुआ था राय सिंह नगर श्री गंगानगर के अंदर, याद आ रहा है? उनकी याद में बीकानेर प्रजामल एक दिवस बनाया था, बीकानेर दिवस। यहाँ से राय सिंह नगर से गिरफ्तार किया तो उनके साथी हनुमान सिंह को आगरा जेल में जिनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, उसी प्रकार बीकानेर की छतरियां
राव कल्याणमल की छतरी, राव बीका की छतरी और देवकुंड की छतरी आदि है। यानी कल्याणमल से लेकर भाई अंतिम जो कह सकते हो साहब करणी सिंह तक की जो छतरियाँ ना, वो छतरियाँ सब की सब कहाँ बताओगे आप? देवकुंड की छतरियाँ। इस चैनल पर आए हुए तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।